अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच हमारे सीनियर्स का। भुट्टा साहब आए हैं सर, थैंक यू वेरी मच रमज़ान साहब आपका टाइम निकालने का। और जब भी इनसे रिक्वेस्ट करते हैं डेफिनेटली आते हैं और एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ आते हैं हमेशा। और थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, स्पेशली फॉर पर्ल टीम। आप लोग अपना काम करके सारा दिन उसके बाद आप आए हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और यही रिक्वेस्ट होती है कि डेफिनेटली आया करें। और टेक्निकल सेशंस होते हैं ये आप लोगों के लिए किए जाते हैं। और डेफिनेटली दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग फॉर स्पेशली फॉर इंजीनियर्स हम लोग सीपीडी पॉइंट्स होते हैं। नॉर्मली सेशंस के अगर 1.5 घंटे का सेशन है तो उसमें 0.5 होता है, अगर कोई 3 घंटे का सेशन है तो उसमें एक सीपीडी पॉइंट होता है। तो डेफिनेटली आप लोग अतर साहब से या ऑफिस से कोऑर्डिनेट करके उसका सर्टिफिकेट लाजमी लिया करें अपने साथ। और उसको आप जेपीजी फाइल के अंदर एज अ पिक्चर आप अपने पीसी की वेबसाइट पे डालें, तो वहाँ से आपको सीपीडी पॉइंट्स उसके मिलेंगे। डेफिनेटली दैट विल एनहांस योर प्रोफाइल। तो बाकी नेक्स्ट अगर किसी भी किस्म की कोई क्वेरी रिगार्डिंग किसी टेक्निकल सेशन, कोई डाटा शेयरिंग या कोई भी चीज़ हो, तो वी आर अवेलेबल, हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं। तो अगर किसी किस्म की भी कोई गाइडेंस है, कोई जूनियर्स हैं जिन्होंने फर्दर, अब सीनियर्स हमारे बैठे हुए हैं सारे, आप अतर साहब से किसी से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं या रब्ता कर सकते हैं। तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग भी हैं। डेफिनेटली ये जो जगह है यहाँ पे आप लोगों ने ही बाद में आके फिल करनी है। तो आया करें, टाइम दिया करें, सोसाइटी है और मिलजुल के इंशाल्लाह हम इसको आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, हम लोग मेरा नाम रमज़ान सईद है और इस फील्ड से वाबस्ता हूँ मैं पिछले 23-24-25 साल से काम के सिलसिले से, HVAC और रेफ्रिजरेशन के हवाले से। तो मैं चाहता ये हूँ कि क्योंकि ये बहुत से नए चेहरे भी हैं, तारुफ करवाया कुछ भुट्टा साहब ने और कुछ मैं भी देख रहा हूँ, तो आई वुड सजेस्ट कि एक कोई एक एक दो दो मिनट का जो है ना, सारे भाई अपना तारुफ और काम ज़रा बता दें, तो फिर हम उस हवाले से जो है ना हम आगे शुरू कर सकते हैं। जी भाई जनाब। वेरी गुड जी। रमज़ान शरीफ साहब, वो इस पे एक वाक़या मैं सुनाता हूँ, भी आपको बड़ा मजा है। हाँ जी आगे। सलमान आलमगीर, मैकेनिकल इंजीनियर। अभी तो मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की जॉब कर रहा था, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ एक job। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए। हाँ जी आप। सलीम फजल, मेकाटेक इंडस्ट्रीज और सेल्स एंड एप्लीकेशन। जी आप सर, आप भजन। जी मोहम्मद नईम शाकिर, सीनियर सर्विस इंजीनियर एम्पोरियम मॉल वेरी गुड और एक्स कैरियर एज योर एक्सप्लेन। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल मदीन, एज अ कस्टमर मैनेजर सर्विंग इन ब्रॉड एयर कंडीशनिंग एट पाकिस्तान। ब्रॉड एयर कंडीशनिंग, एब्जॉर्प्शन चिलर में जो डील करते हैं। अच्छा और अच्छा इलेक्ट्रिक भी है। अच्छा अच्छा। तो आपकी कंपनी का नाम क्या है? ब्रॉड एयर कंडीशनिंग। नहीं नहीं, यहाँ लाहौर में ब्रॉड तो इंटरनेशनल है। हाँ, अच्छा ब्रॉड खुद ही है यहाँ पे। डायरेक्ट अच्छा ही कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट है, गुड, ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद अबरार है। कंफर्ट एयर कंडीशनिंग एंड टेक्नोलॉजी में मैंने स्टार्ट किया है अपनी। और कंफर्ट एयर कंडीशनिंग वो सौलत सही साहब था, एक कंफर्ट एयर कंडीशनिंग आमिर साहब का था। नहीं, मेरी अपनी कंफर्ट अच्छा कंफर्ट, वो कंफर्ट है। अच्छा अच्छा रिपेयरिंग मेंटेनेंस एंड सर्विस अच्छा अच्छा। जी जी जी। ओके ओके ठीक है, वेरी गुड माशाल्लाह। मजर जी कुरैशी, मेगाटेक प्राइवेट लिमिटेड, एक्शन मुबारक, यूटी से इंजीनियरिंग की हुई है। अच्छा अपनी फर्म है एजेआरडी के नाम से। AJRD। अच्छा 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 AJRD। अच्छा जी सर, फयाज साहब। वो बैठ बैठ के बैठ के। एयर कॉन्फ्रेंसिंग अच्छा ओ, है ये कब नवंबर में 50 साल हो जाने इसके। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, ये याद है। वो 74 था वैसे भी। जी आप सब बैठ जाइए सर, बैठ के। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद बूटा अजीज मेरा नाम है जी। ज़ाहिर है मैं भी कोविड 1976 से ही एयर कंडीशनिंग फील्ड में हूँ। पाकिस्तान HVAC सोसाइटी लाहौर चैप्टर का फार्मर चेयरमैन भी सोसाइटी के साथ काफ़ी है, बल्कि सोसाइटी के जो बेसिक थी उन लोगों में से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक हूँ। फॉर्मेशन हुई थी। बहरहाल मैं तो खैर थोड़ा सा रिटायर्ड लाइफ में चला गया हूँ, तो कंपनी हमारी चल रही है। अब हम नए नाम से कुछ काम कर रहे हैं, वेलोवेट के नाम से काम कर रहे हैं जिसमें हम कूलिंग पैड बनाते हैं, और वेलो नेस्ट के नाम से हम कोई पोल्ट्री में केज बनाते हैं, प्लस जो है वो मैकेनिकल की तमाम किस्म की फैब्रिकेशन
इवन उसमें हम HVAC इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चरिंग। मोहम्मद वारिस मेरा नाम है। मैं भी 83 से इस फील्ड से रिलेटेड हूँ और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं पर तब से काम कर रहे हैं। बेशक अच्छी है और डिज़ाइन कंसल्टेंसी एग्जीक्यूशन तो हर तरह के काम किए हैं। रेफ्रिजरेशन में टेक्सटाइल एयर कंडीशनिंग में एक्सपर्ट। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम महमूद कुरैशी है। मैं 80 से जो है HVAC फील्ड में हूँ। एक्स कैरियर अपने बूटा भाई हैं उनके साथ सऊदीया में काम किया और अभी रिसेंट में फरवरी में जो है सऊदीया में एक मेरा प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब था जिसमें रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट जितना में लग रहा था उसके लिए HVAC कंसल्टेंट तौर पर मैंने प्रोजेक्ट खत्म किया। तो मैं तो इधर एज ए गेस्ट बहुत खुशी हुई आपको। HVAC supervisor at Lums. लम्स करंटली यू आर डूइंग जॉब विद गुड। और ये हमारे 3 टेक्निकल सेमिनार जो हो चुके हैं उनको ये रिकॉर्ड करते हैं वॉलंटियर voluntarily। वेरी गुड और फिर माशाल्लाह YouTube पे बहुत अच्छा है। YouTube पे HVAC टेक्नोलॉजी के नाम से पेज है YouTube पे। चलिए वेरी गुड जनाब, थैंक यू वेरी मच जनाब। तमाम दोस्तों को वेलकम, शुक्रिया आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और इस खूबसूरत और एवर लास्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आज हम बैठे हुए हैं। और इसकी खूबसूरती ही ये है कि ये ओपन रहता है हमेशा और लोगों के लिए एक बेहतरीन नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। और इसके जो बनाने वाले हैं अल्लाह पाक उनको भी मग़फ़रत भी करे। अब तो कई एक दोस्त इस दुनिया में नहीं है सीनियर जो हमारे हैं, तो उनके लिए दुआएं खैर करते हैं, इंशाल्लाह फाता भी करेंगे। भी रिसेंटली ऐनुल आबिदीन, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंजीनियर इन आवर HVAC इंडस्ट्री। और कुछ लोगों को शायद उनका इल्म नहीं था कि ऐनुल आबिदीन वाज एक्चुअली साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट इन अ सेंस कि मेरे 2-3 उनसे सेशन हुए। तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं, जो मेरे ससुर हैं, ही इज़ आल्सो साइंटिस्ट, ही इज़ इंजीनियर। और वो डॉक्टर समर मुबारक और डॉक्टर कदीर के साथ उन्होंने काम किया है। वो भी ऐनुल आबिदीन की उम्र के ही हैं आजकल। जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो भी आजकल लील हैं थोड़े, अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे। लेकिन ये एक अनथक लोगों का एक बैच था जिन लोगों ने ये काम किया। और हमारे फादर इन लॉ बताते हैं कि जो ऐनुल आबिदीन वाज वन ऑफ द पर्सन जो हमारी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड HVAC की कंसल्टेंसी और डिज़ाइन इनिशियल लेवल के ऊपर ये शामिल थे, अनवर सादात साहब। और ये और इन लोगों ने बे लॉस यहाँ पे काम किया। शायद उन्होंने अपनी ये वाली साइड आप लोगों को शेयर की है नहीं की, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वो लोग हैं, जब हम पाकिस्तान में वो स्टेज आई कि जब 70s की बात है, जब ये सारा हमारा न्यूक्लियर से रिलेटेड इदारे जो हैं वो इमर्ज हो रहे थे, तो उस वक्त इन लोगों ने काम किया। बहुत से लोग हैं जिन्होंने काम किया। शायद ये चीज़ पहले कभी ना आई हो आपके नॉलेज में, लेकिन मैं आपको उस बंदे के रेफरेंस से बता रहा हूँ जो बंदे एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड खुद एसोसिएट रहे सारी ज़िंदगी से। तो इनकी बड़ी सर्विसेज हैं, बहुत ज़्यादा सर्विसेज। एनीवेज अल्लाह पाक की रहमत करे उनके सबके ऊपर। अच्छा जी, मैं आपको अपना थोड़ा सा तारुफ करवा ही चुका हूँ। मेरा नाम रमज़ान सईद है। मैंने 2001 में एज ए BSc मैकेनिकल इंजीनियर अपने कैरियर का आगाज़ किया था फ्रॉम द कोल्ड क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कोल्ड चेन सोल्यूशन प्रोवाइडर थे उस वक्त भी और अब भी हैं। तो सिंस आई स्टार्टेड हम्बल स्टार्ट इन 2001 और उसके बाद फिर मैंने 2004 में कूल पॉइंट ज्वाइन की और उसको बनाया फिर, और मैंने तकरीबन कोई 18 साल कूल पॉइंट में काम किया। उसके बाद फिर 2018 में मैंने अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम है थर्मोवर्क्स। और थर्मोवर्क्स प्राइमरीली हम लोग कोल्ड चेन को फोकस करते हैं, मतलब कोल्ड चेन की कंसल्टेंसी, कोल्ड चेन की डिज़ाइनिंग, कॉन्सेप्चुअल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स पे हम काम करते हैं, जिसमें हम पूरी कोल्ड चेन डिज़ाइन करके देते हैं, उनको प्रपोज करते हैं, इक्विपमेंट डिज़ाइन, प्रोसेस, फूड प्रोसेसिंग की अगर है तो उसके रिलेटेड चीज़ें और सारी चीज़ें। सो माई मेन फोकस नाउ डेज कोल्ड चेन। इसी हवाले से मैं मुनासिब समझा कि जो आजकल हम कर रहे हैं उस रिलेटेड को जो मेरे पास नॉलेज है आप लोगों से शेयर करते हैं, और जो कि एक सबके लिए बेनिफिशियल हो इंशाल्लाह ताला। तो ये जी मेरा तारुफ था, मैंने कुछ करा भी दिया है थोड़ा सा। बेसिकली
आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा जिस पे हम फोकस करेंगे वो होगा जी कोल्ड चेन से रिलेटेड। अच्छा, कोल्ड चेन के बारे में सबको थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर आइडिया है ही, क्योंकि आजकल हमारा ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी जो है वो कोल्ड चेन पे होती जा रही है, क्योंकि वी आर लिविंग इन अर्बन लाइफ। जो शहरी ज़िंदगी है बेसिकली उसके अंदर कोल्ड चेन का जो है वो बहुत एक अहम किरदार है। मतलब ये समझ लें सो मच सो कि अगर कोल्ड चेन ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि ये शहरी ज़िंदगी मुमकिन हो पाए। उसकी वजह ये है, ये वैसे ही इंटरलिंक चीज़ें हैं कोल्ड चेन एंड लाइफ इन द सिटीज़। जैसे कि आप ये समझ लें कि वर्टिकल हाई राइज बिल्डिंग जो है वो लिफ्ट के बगैर उसकी कोई अहमियत नहीं है। मतलब अगर लिफ्ट ना ईजाद होती तो आप सोच सकते हैं कि बुर्ज खलीफा एग्जिस्ट ना करता। सेम गोज फॉर एवरी हाई राइज बिल्डिंग। सो इसी तरीके से अब कोल्ड चेन की भी ऐसी ही अहमियत है हमारी जिंदगियों में कि अगर ये नहीं है तो मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल लाइफ हो जाएगी, क्योंकि जो लाइफ स्टाइल है हमारा और जिस तरीके से हम शहरों में रह रहे हैं, ग्रॉसरी करते हैं एंड वी आर फास्टली मूविंग टुवर्ड्स पैकेज फूड। हम तो थोड़ा पीछे रह गए हैं, लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं या जहाँ पे ज़रा ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशंस हैं वहाँ पे कोल्ड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब मैंने खुद देखा है मुस्लिम मुल्कों में जाके कि इवन वहाँ पे जो कोल्ड चेन से रिलेटेड लोग होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं रीफर कंटेनर्स वगैरह, वहाँ पे उनके बाकायदा कैटेगोरिकली टेम्परेचर के ऊपर चलान होते हैं। मतलब वो ट्रैफिक वाला रोकेगा, वो उसके पास एक गन होगी, वो टेम्परेचर चेक करेगा, अगर कोल्ड चेन का कंटेनर जा रहा है उसका टेम्परेचर अगर रिकमेंडेशन उसके ऊपर उसका आ रहा होगा वो सॉफ्टवेयर उसको बता देगा ये ओके और नॉट ओके, तो वो वहीं पे देन एंड दे चलान करता है। और इवन ही हैज अथॉरिटी कि वो कंटेनर को लॉक भी कर सकता है और ग्राउंड भी कर सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब उन लोगों ने लेजिस्लेशन इस लेवल पे की हुई है कि उस चीज़ को कंट्रोल करें। अब ये क्यों ज़रूरी है वो आपको इंशाल्लाह बताते हैं कि ये कोल्ड चेन का किरदार क्या है। तो एक तो इसकी अहमियत थोड़ी सी है, वो तो अब सबको अंदाज़ा हो ही गया है। हम अपने घर में इस चीज़ को देखते हैं और मैं अपने ऊपर भी लोगों को कहता हूँ कि यार मेरे घर में सबसे ज़्यादा अगर मेरी वाइफ मुझे कॉल करे कि जी फ़ौरन घर आएँ तो मैं समझूंगा मेरा फ्रिज ख़राब हो गया, क्योंकि फ्रिज एक ऐसी चीज़ है वो आपकी फूड चेन है। सारे घर बच्चों का दूध भी उसमें है, आपके अगले एक हफ्ते का फूड भी उसमें है और वो सारी चीज़। सो कोल्ड चेन इज़ गेटिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। तो अब इसके अंदर कोल्ड चेन जब हम बात करते हैं तो कोल्ड चेन बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है जिसको हम इस तरह ले सकते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट ये आता है कि फार्म टिल फोर्क। मतलब फार्म में अगर एक चीज़ को एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ है तो वो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, स्ट्रॉबेरी है, कोई और खाने पीने की पेरिशेबल फूड आइटम है, तो जब तक वो एंड यूज़र की टेबल तक जाती है तो उसके अंदर वो जितने भी स्टेजेस पार करके आपके तक पहुँचती है तो ये समझें कि वो एक कंट्रोल टेम्परेचर इन्वायरमेंट से गुजर के आना है उसको आपके पास। तो वो चाहे वो इन फॉर्म जो है वो कलेक्शन हो रही है, वहाँ से फिर किसी सेंटर पॉइंट पे जाके उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, वहाँ से फिर पैकेज हो रही है, पैकेज होके फिर वो जनाब आपके वेयर हाउसेस में आ रही है जिसको हम कोल्ड रूम्स कहते हैं, वहाँ से फिर रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर कंट्रोल कंटेनर्स के ऊपर वो चीज़ जो है वो आपके शॉप्स पे या रिटेल या ग्रोसरी स्टोर्स पे आ रही है, वहाँ से फिर आप लेके अपने घर जा रहे हैं और फिर उसको दोबारा जाके आप फ्रिज में रख रहे हैं। अच्छा, इस सारे प्रोसेस के दरमियान जो है इसको कोल्ड चेन कहते हैं बेसिकली। ये जितने भी इस सारे प्रोसेस में स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, इक्विपमेंट इन्वॉल्व होंगी, सर्विसेज इन्वॉल्व होंगे और लोग वो जो काम कर रहे होंगे वो हम उनको सबको कहेंगे कि दिस इज अ कोल्ड चेन कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट है, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपस में ये सारी इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, वो आपको बताते हैं कि वो कैसे हैं। और इसी के ऊपर आज हमारा टॉपिक है बेसिकली कि कोल्ड चेन है क्या और इसके जो एफिशिएंट मेथोडोलॉजी ऑफ मैनेज करने के तरीक़ेकार क्या हैं और इस सारी कोल्ड चेन के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट सर्विसेज या लोग इन्वॉल्व होते हैं जिससे कंप्लीट कोल्ड चेन का कॉन्सेप्ट बनता है। कोल्ड चेन है तो उसमें जी कोल्ड चेन इज अ टेम्परेचर कंट्रोल सप्लाई चेन दैट इन्वॉल्व्स द स्टोरेज, transportation and distribution of perishable goods such as vaccination, chemicals, food, meats and dairy product। अब आप ये देखें कि ये जो 4-5 चीज़ें हैं, वैक्सीनेशन, केमिकल, फूड, मीट्स, डेयरी एंड प्रोडक्ट्स। वैक्सीनेशन से मुराद बेसिकली मेडिसिन है। और ये देखें कोई भी इसमें कोई ऐसी आइटम नहीं है जिसको आप डेली एक को या दो को यूज़ नहीं कर रहे।
मेडिसिन भी आप ले रहे हैं, आप फूड भी डेली ले रहे हैं, आप मीट्स भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं डेली, और फिर आप डेयरी प्रोडक्ट्स को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी शेप में डेली यूज कर रहे हैं। तो ये सारी कोल्ड चेन जो है बेसिकली इन तमाम चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, कहना चाहिए कि इसमें बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं, हो सकती हैं। मसलन इसको ये है कि इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, और एक्चुअल हमारे यहाँ हो क्या रहा है, और होनी क्या चाहिए, गैप क्या है इसके अंदर अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके अंदर रिस्क क्या है, और उस मैनेजमेंट के जो है वो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए जिससे हम ये कह सकते हैं कि यार ये कोल्ड चेन अच्छे तरीके से वेल मैनेज्ड है। और आप यकीन जाने कि ये मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि जब आप फ्रोजन फूड का बिजनेस करते हैं ना, फर्ज करें जिस तरह KNN है, ये एग्जाम्पल के तौर पे नाम शेयर कर रहा हूँ, या कोई और भी फ्रोजन मीट कंपनी, प्रोसेस पैक्ड रेडी टू कुक फूड कंपनी है, तो अगर आप देखें तो बेसिकली मैं कहता हूँ कि दे आर नॉट सेलिंग चिकन और नगेट्स, दे आर एक्चुअली रेफ्रिजरेशन कंपनीज, दे आर नॉट फूड कंपनीज, दे आर रेफ्रिजरेशन कंपनीज। मतलब सिंस द डे वन दे स्लॉटर अ हैन, मुर्गी जिस दिन वो पहले दिन ज़िबा करते हैं और प्लेट तक जाती है, तो दे आर डीलिंग विद कोल्ड चेन एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि वही चिकन तो शायद आप घर में भी पका रहे हो, लेकिन KNN का बिजनेस जो है वो सारा कोल्ड चेन से रिलेटेड है। अगर कोल्ड चेन है तो उनका बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कोल्ड चेन नहीं है तो बिजनेस नहीं है। तो ये होल पैराडाइम ऑफ जो बिजनेस है ये डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि मैनेजमेंट में हम लोग थोड़ा काफ़ी फ्रैंकली स्पीकिंग इन पाकिस्तान हम लोग इसमें बहुत लैग कर रहे हैं। दुनिया इसमें बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। इवन अगर हम अपने पैरेलल कंट्रीज देखें, श्रीलंका, इंडिया, इन्होंने बहुत काम किया है। एंड इंडिया, मैं ये पहले भी एक दो दफ़ा प्रेजेंटेशन में कह चुका हूँ कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट वेजिटेबल एक्सपोर्टर। अब वो सेकंड लार्जेस्ट हम भी तो एग्रीकल्चर कंट्री हैं, लेकिन वाई दे आर सेकंड लार्जेस्ट? बिकॉज दे इम्प्रूव देयर प्रोसेसेस, दे इम्प्रूव देयर कोल्ड चेन, दे इंक्रीज देयर कमोडिटी शेल्फ लाइफ। आप यहाँ पे बैठ के आप देखें कि आप न्यूजीलैंड से सेब आ रहा है, ईरान से सेब आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि आप देख लें कि आपका जो अपना सेब है वो मार्केट से विद इन 15 दिन या 20 दिन के अंदर या महीने में ख़त्म हो जाता है। फिर आपको न्यूजीलैंड का मिल रहा होगा, फिर आपको ईरान का मिल रहा होगा, जो कि पूरे साल मिल रहा होगा। उसकी वजह यही है कि दोज पीपल हैव डेवलप्ड मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कोल्ड चेन, जिसकी वजह से वो एप्पल की या इन चीज़ों की जो लाइफ है वो अगर एवरेज 15 से 20 दिन है तो उसको 3-3 महीने पे ले गए, 4-4 महीने पे ले गए, इवन मोर देन दैट। तो एक और कॉन्सेप्ट होता है CA स्टोर का, उसमें आप साल पे भी लेके जा सकते हैं, वो फिर एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। बहरहाल तो ये कोल्ड चेन ही है जो कि पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि कम से कम फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, बहुत हद तक कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि जब सप्लाई चेन सही तरीके से मैनेज हो रही होगी, डिमांड एंड सप्लाई, तो फिर रेट्स भी कंट्रोल होंगे। अक्सर तौर पे होता है हमारे मुल्क में, आपने देखा होगा बाज़ का कोई एक स्पेसिफिक सब्जी जो है वो बहुत महंगी हो जाती है, 800 रुपए किलो हो गई है। वो इसलिए होती है बेसिकली कि प्रॉपर पीछे कोई स्टोरेज या सप्लाई चेन कोई नहीं है। मतलब वो वहाँ पे अगर मार्केट में अगर चीज़ अबेंडेंटली अवेलेबल है तो उसका रेट कम है, अगर अबेंडेंटली अवेलेबल नहीं है तो उसका रेट महंगा है। लेकिन अगर आप ये देखें इसके क्वान्टिटी, अगर आपने स्टोर्स बनाए हुए हैं जहाँ पे ये ग्रो हो रही है, वहाँ पे भी कोल्ड स्टोर हों, और जो शहरों में आके जहाँ पे स्टोर हो रही है वहाँ पे भी कोल्ड स्टोर लगे हों, और एक एम्पल क्वांटिटी, जिसने लाहौर की एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है, एक एम्पल क्वांटिटी हर वक्त अवेलेबल हो, वेस्ट ना हो, तो आप इमेजिन करें आपको प्राइस भी बहुत मुनासिब मिलेगी। क्योंकि 40% सिर्फ इसलिए वेस्ट हो जाता है कि हमारे पास कोल्ड चेन नहीं है। अच्छा, अब दूसरा जी, सप्लाई चेन इज द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, people, activities, information, resources involving moving product or services from supply to consumer to customer। ये वही कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली जैसा आपको पहले अर्ज किया है कि प्रोडक्ट जहाँ पे ये पेरिशेबल आइटम्स हैं या फूड फ्रोजन आइटम्स हैं, जहाँ पे ये बन रही हैं और आप तक पहुँच कैसे रही हैं, कितनी एफिशिएंटली पहुँच रही हैं, उसका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ये सारी चीज़ें कोल्ड चेन के अंडर आती हैं। और ये बहुत बिलीव इट्स वेरी मतलब ये बहुत बड़ा एक
सिनेरियो बनता है और पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी इसके अंदर। ये भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में एक तो ये कि कोल्ड चेन और फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर लोगों के पास बहुत कम नॉलेज है, और दूसरा ये है कि इसके अंदर गैप काफ़ी है। ये जितने भी हमारे दोस्त हैं HVAC से रिलेटेड, मैं समझता हूँ उनके लिए इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आ सकते हैं, वो इससे रिलेटेड किसी एक कंपोनेंट को पकड़ सकते हैं। मतलब एक हमारा दोस्त है, वो कहता है कि मैंने सिर्फ रेफ्रिजरेटर कंटेनर बनाना है, तो इट्स ह्यूज मार्केट। हर साइज के रेफ्रिजरेटर कंटेनर बन सकते हैं, छोटे बड़े, पिकअप से लेके आप 40 फुट कंटेनर तक इसमें जा सकते हैं। कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी हम कोल्ड चेन को फोकस करेंगे, कोल्ड रूम्स को, रेफ्रिजरेटेड वॉक इन चिलर या वॉक इन फ्रीजर्स को करेंगे। तो इस तरीके से इसमें काफ़ी एक एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं जो कि हमारे दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान HVAC सोसाइटी का प्लेटफॉर्म है ना, मैं इसको इस तरह भी लेता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी है। मतलब अपॉर्चुनिटी शेयरिंग प्लेटफॉर्म इस तरीके से है कि अगर मैं एक बिजनेस में प्ले अराउंड कर रहा हूँ और मुझे पता है कि यार यहाँ पाकिस्तान में ये गैप है, बंदा ही कोई नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे आके शेयर करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो हमारे बहुत से दोस्त हैं वो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं इसमें प्रोडक्ट्स ऑन बेसिस ऑफ स्पॉइलिंग रेट। अच्छा, इसमें ज़ाहिर है डिफरेंट फूड होते हैं, उसमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसके बाद मेडिसिन हैं, उसके बाद आपके पल्सेस हैं, इवन आपकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बेवरेजेस हैं, इन सबको किसी ना किसी स्टेज के ऊपर जो है वो कोल्ड चेन की ज़रूरत होती है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब वो स्पॉइलिंग रेट जो होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जिस तरह के किसी फल को जिस तरह गल सड़ जाता है और उसकी हम एक रेट निकालते हैं कि कितने दिन में वो स्पॉइल होता है। अब उसको डिफरेंट होता है, फ्रूट्स का कुछ है, फ्रूट के अंदर भी कैटेगरी है, जो ज़्यादा शुगरी फ्रूट्स होंगे उनका जो है स्पॉइलिंग रेट ज़्यादा होता है। फिर इसमें शुगर कंटेंट कितना है, वाटर कंटेंट कितना है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं किस फ्रूट में या वेजिटेबल में, मीट में क्या वाटर कंटेंट है। तो बेसिकली जो स्पॉइलिंग रेट है फूड के रॉटन होने का, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर ये सारे माइक्रो एंजाइम्स जो हैं वो किस रेशो से हैं, उसी तरीके से उनका ये स्पॉइलिंग रेट डिफाइन होता है। अच्छा, बेसिस ऑन दैट स्पॉइलिंग रेट हम लोगों ने इसको क्लासीफाई किया होता है। आपका जो आम घरेलू रेफ्रिजरेटर भी है, उसमें भी आपने देखा होगा कि जो +4 से +8 वाली आइटम्स हैं वो खाना बड़ा होता है, उसमें आप डेली वेजिटेबल, फ्रूट्स और डेयरी और दूध और दही रख रहे होते हैं, और एक फ्रीज़र होता है जिसको ज़्यादा डीप टेम्परेचर चाहिए होता है, -18 एंड बिलो, वो आपका फ्रीज़र वाला खाना होता है। सो इसी तरीके से हम लोगों ने इसकी प्रोडक्ट के स्पॉइलिंग रेट को बेस करके उसकी कैटेगराइजेशन बनाई हुई होती है कि उसमें आपने चिलर लेना है या फ्रीज़र लेना है। वॉक इन चिलर के टेम्परेचर कुछ और होते हैं, वॉक इन जो फ्रीज़र्स हैं उनके डिफरेंट होते हैं, उसकी बेस पे फिर उसकी टाइप ऑफ मशीनरी सेलेक्ट होती है, क्योंकि जो कंप्रेसर्स भी हैं वो फिर 3 क्लासिफिकेशंस में आते हैं। जो आपकी एयर कंडीशनिंग के एप्लीकेशन के कंप्रेसर होते हैं वो हाई बैक प्रेशर कंप्रेसर्स होते हैं, उसकी अपनी कंप्रेशन रेशियो होती है जिस पे ऊपर आप एयर कंडीशनिंग करते हैं। फिर एक मीडियम बैक प्रेशर के होते हैं कंप्रेसर्स, उसकी अपनी एक क्लासिफिकेशन होती है जिसको हम लेते हैं 0 to 10 एप्लीकेशन चिलर्स के अंदर वो यूज़ होते हैं, जैसा आपका रेफ्रिजरेटर है। फिर एक डीप टेम्परेचर के लिए होते हैं जो -40 तक होते हैं, जिसमें ज़्यादा आपको फ्रोज़न चीज़ें चाहिए होती हैं, लॉन्ग शेल्फ लाइफ चाहिए होती है। जिस तरह आप फ्रोज़न आइटम्स खाते हैं उसका ब्लास्टिंग टेम्परेचर -18 से लेके -25 होता है, उसकी फिर अपनी मशीनरी है, टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट हैं और वो सारे मामला हैं। तो इसी तरीके से तीनों कैटेगराइजेशन के कंप्रेसर्स भी और टेक्नोलॉजीज भी अवेलेबल है, और वो फिर इन्हीं तीनों चारों कैटेगरीज को जहन में रख के हम लोग अपने कोल्ड रूम की जो इंसुलेशन मटेरियल है उसकी सिलेक्शन करते हैं, उसकी थिकनेस की सिलेक्शन करते हैं। फर्ज करें अगर आप +4 to +8 में हैं तो वो फर्ज करें 3 इंच या 2 इंच या 4 इंच पे जाते हैं। अगर आपने माइनस पे टेम्परेचर लेके जाना है तो उसमें 5 इंच 6 इंच इंसुलेशन पे लेके जाते हैं। लो बैक प्रेशर कंप्रेसर्स लगाते हैं, सेमी सील कंप्रेसर लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स लगाते हैं। अमोनिया सिस्टम्स भी एक लार्ज कमर्शियल एयर कंडीशनिंग का, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन का एक टेक्नोलॉजी है, वो भी अप्लाई करते हैं। जैसे आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादातर अमोनिया के ऊपर चलते हैं। अच्छा, रेफ्रिजरेशन में भी ना 2 कैटेगराइजेशन होती हैं। जिस तरह हमारी HVAC
जिससे हमारी HVAC फील्ड के अंदर कैटेगराइजेशन है, इस तरह रेफ्रिजरेशन में भी होता है। एक होती है जिसको हम कहते हैं कमर्शियल रेफ्रिजरेशन। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में ये लोग आ जाते हैं, जिस तरह आप ये समझ लें, जैसा हमारे डीप फ्रीजर्स हैं, हमारे घर का इवन फ्रिज है, या कोई फ्रोजन आइटम्स हैं जो हम प्ले अराउंड करते हैं -20 -18। एक होती है इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन। इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन ये होती है वही काम हो रहा होता है लेकिन स्केल बहुत बड़ा होता है। मसलन मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली कि अब जहाँ पे वॉल्स आइसक्रीम बन रही होगी, अब वो आप लेट से 10,000 लीटर आइसक्रीम डेली बना रहे हैं। अब 10,000 लीटर आइसक्रीम को फ्रीज करना है, अगर वो मिल्क से बना रहे हैं तो आप देख लें कि 10,000 लीटर दूध को उन्होंने पकड़ना है, फ्लेवरिंग करनी है, प्रोसेस में से गुजारना है, और मिल्क को और सारी चीज़ें डाल के उन्होंने -25 -30 पे लेके जाना, और वो डेली प्रोडक्शन हो रही है, प्लांट भी 24 घंटे से। तो फिर उसके अंदर अमोनिया रेफ्रिजरेंट जो है, या अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है, क्योंकि वो लार्ज स्केल होता है, उसमें लेट से 4,000 टन 2,000 टन 1,000 टन रेफ्रिजरेशन कूलिंग कैपेसिटी। उसमें फिर आपके ये फ्री ओन सिस्टम, या ये आप कह लें कि फिन एंड ट्यूब टेक्नोलॉजी जो है हमारी वेपरेटर्स की, और ये फिर उसमें उसकी लिमिट है, वो उसमें नहीं जा सकती। मतलब सिंपल सी एक बात ये इसमें मैं अक्सर बताता हूँ कि लेट से फ्री ऑन का सिस्टम आपने लगा लिया 10 हॉर्स पावर, 20 हॉर्स पावर, 100 हॉर्स पावर का, अब 200 हॉर्स पावर का लगा लिया आपने, 1000 हॉर्स पावर का लगा लिया। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, इसका मतलब इतनी ही अमाउंट आपने रेफ्रिजरेंट की उसमें चार्ज की हुई है। अब आप ये देखें कि अगर 1000 टन की आपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगाया हुआ है और इंडस्ट्री में चल रहा है, तो अगर गैस लीक हो जाती है किसी जगह पे, तो यू कैन इमेजिन कि वो उस प्रोसेस में कितना उसका नुकसान हो सकता है। लेट से 5,000 पर केजी भी है, तो आपने 5,000 या 1,000 टन लगाया होता, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी कॉस्ट पड़ेगी इसको, फिर लीक ट्रेस करना और सारी चीज। इसके मुकाबले में फिर अमोनिया जो होता है वो चीप होता है। लेट से अमोनिया आपको मिल जाएगा 150, 200, 400 रुपये पर लीटर। तो वो लार्ज स्केल और इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन के अंदर फ़र्क करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो कमर्शियल रेफ्रिजरेशन का इक्विपमेंट है वो आपका इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन में नहीं चल सकता। ये वही बॉर्डर लाइन है जिससे हम लोग अपनी HVAC में कहते हैं यार ये यूनिटरी प्रोडक्ट तो है या VRF टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब लार्ज स्केल आपने एयर कंडीशनिंग करनी है, किसी एयरपोर्ट के ऊपर एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाना है, तो वहां पे स्प्लिट्स या VRF नहीं लगा सकते। देयर इज अ सिस्टम लिमिटेशन। सो इस तरीके से रेफ्रिजरेशन के अंदर भी ये 2 क्लासिफिकेशंस हैं, टेम्परेचर वाइज भी और टेक्नोलॉजी वाइज भी। तो के जो टाइप्स ऑफ कोल्ड चेन हम डिस्टिंक्शन करते हैं वो है जी नॉन पेरिशेबल फूड। नॉन पेरिशेबल फूड ये होते हैं जो खराब नहीं होते या जिनका स्पॉइलेज रेट बहुत कम होता है। लेट से ड्राइड फूड है, कॉफी है, पत्ती है, चीनी है और इस तरह की चीजें हैं हमारे किचन में डेली बेसिस पर पड़ी होती हैं, हम उसको बाहर ही रख लेते हैं ताकि वो कोई उसको इतना हमें टेंशन नहीं होती है या खराब हो जाएगा। ऑल्दो दैट हैज आल्सो इट्स लाइफ, लेकिन वो रेफ्रिजरेशन के बगैर हम उसको यूज कर लेते हैं क्योंकि हमारा ये होता है कि अगर इसका 6 महीने लाइफ टाइम है तो हमने तो 1 महीने में इसको कंज्यूम कर लेना है। अच्छा, एक तो ये फूड की कैटेगराइजेशन होगी, या फिर पैक्ड फूड होते हैं जिस तरह टीन फूड है या कुछ तरह का है, तो उसकी लाइफ आप अगर टीन फूड पैक कर लिया तो हो सकता है वो 5 साल के लिए प्रिजर्व हो जाए। अच्छा, दूसरी कैटेगरी ये होती है सेमी पेरिशेबल। सेमी पेरिशेबल होती है जिस तरह उसकी बेस्ट क्लासिक एग्जांपल है बिस्किट। अब उसकी कुछ 6 महीने होगी एक्सपायरी, 2 महीने होगी, 4 महीने होगी, इस तरीके से करके। और फिर पोटैटो जो है ये आप नॉर्मल 6 से 9 महीने होती है इसकी, अगर आप इसको कोल्ड चेन के अंदर लेके जाते हैं तो आप 6 से 9 महीने लाइफ ले सकते हैं, लेकिन 9 महीने से आगे नहीं जा सकते, वो फिर वहां पे भी खराब होना शुरू हो जाता है। ऑल्दो यू हैव कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, इवन देन द लाइफ स्पैन विल बी डिक्रीजिंग आफ्टर दैट लाइन। अच्छा, फिर दूसरी ये होती है जो लास्ट है और इसी के सबसे बड़ा रोला होता है, वो ये है पेरिशेबल फूड है, मीट्स हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं। पेरिशेबल फूड्स आपकी सारी ऑलमोस्ट जो सब्जियां हैं वो इसी में आती हैं, जैसा आपकी लीव्स वाली वेजिटेबल्स हैं जिसे हम पत्तों वाली सब्जियां कहते हैं, वो सारी पेरिशेबल में आती हैं। वेजिटेबल्स हैं, दूसरी वेजिटेबल्स हैं जिस तरह पोटैटो है या और चीज़ें, इनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। इनकी मैक्सिमम लाइफ अगर आप अपने घर में इसको कंट्रोल टेम्परेचर भी रखें तो मैक्सिमम आप महीना, 2 महीना, 3 महीने तक जा सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट कैटेगराइजेशन हम लोग फिर फूड चेन, जो कोल्ड चेन है, उसका सारा लेआउट बनाते हैं कि जो हमारी मेन प्रोडक्ट है उसको कौन सा टाइप ऑफ कोल्ड चेन जो सूट करता है। नॉन पेरिशेबल, ये फिर आगे उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है।
नॉन पेरिशेबल, लैक ऑफ मॉइस्चर, असल चीज़ तो होती है उसमें जो मॉइस्चर है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसकी बेस पे ये कैटेगराइजेशन की हुई है। क्योंकि जिससे पहले मैं अर्ज कर रहा था कि जो फूड के अंदर मॉइस्चर और उसका जो टेम्परेचर है वो डिसाइड करता है कि उसका स्पॉइलेज रेट क्या है, और फिर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फिर ये भी इस पे डिपेंड करता है कि जो उसका जो माइक्रो फूड बायोलॉजी का ये सब्जेक्ट है, शायद हम HVAC रेफ्रिजरेशन वालों को इतनी समझ ना आती हो, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बीच में, जैसा कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें शुगर कंटेंट है उसमें, और विटामिन्स बहुत से होते हैं। किसी भी फ्रूट एंड वेजिटेबल को आप अगर उठा लें तो उसमें मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स होते हैं, इवन मिनरल्स भी होते हैं, आयरन भी होता है, बहुत सी चीजें होती है। तो ये सारी चीजें डिफाइन करती हैं जिसकी बेस पे किसी भी फूड का पेरिशेबल या स्पॉइलेज रेट को डिसाइड किया जाता है। और एशरे ने इसमें बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है। एशरे की जो रेफ्रिजरेशन की बुक्स हैं उसके अंदर स्पॉइलेज रेट के साथ हीट ऑफ रेस्पिरेशन के जी अगर फर्ज करें जो आप पोटैटो हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो किस रेट के ऊपर हीट इवॉल्व करती हैं और ऑक्सीजन को कंज्यूम करती हैं और CO2 इवॉल्व करती हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाती है। बड़ा ज़बरदस्त चैप्टर है वो, हम लेते रहते हैं घर से हेल्प। अच्छा, फिर इसमें सेमी पेरिशेबल है, मॉडरेट मॉइस्चर लीड्स टू ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो अब इसमें मॉडरेट सेमी पेरिशेबल आइटम्स की एग्जांपल वही जिसमें मैं आपको कह रहा था, बिस्किट्स हैं। मतलब इसमें मॉइस्चर तो होता है लेकिन एक मीडियम लेवल पे होता है जो बहुत स्लो, मतलब एज कम्पेयर टू पेरिशेबल इसको लेके जाता है खराबी की तरफ। फिर आपके पेरिशेबल हैं। अब पेरिशेबल में आप देख लें, मेरा ख्याल है कि 40-60% शायद वाटरी होता है, जैसे आपकी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो वो सबसे पहले जब फूड जो है वो स्पॉइलेज की तरफ जाता है कि उसका मॉइस्चर कंटेंट ही डिस्टर्ब होता है। अगर आप बड़ी टिपिकल एग्जांपल हम एप्पल की देते हैं, एप्पल जब सीजन में नया नया आता है तो आप देखेंगे बड़ा जूसी होगा और उसकी टेक्सचर और सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त। जैसे ही वो अगर तो वो कोल्ड चेन से आ रहा है तो आप उसको कोई 48% उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोल्ड चेन से नहीं भी आ रहा तो आप देखेंगे कि स्लोली जैसे सीजन एंड हो रहा होता है तो सबसे पहले उसमें से मॉइस्चर ही खत्म होता है। फिजिकली आपको एप्पल नजर आ रहा होता है लेकिन मॉइस्चर नहीं होता उसमें। सो रेट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं कि किसी भी चीज के स्पॉइलेज होने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है तीनों कैटेगराइजेशन कोल्ड चेन में हम लोग इसको कैटर करने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर दो ही चीजें निकल के सामने आती हैं और वो एट द एंड ऑफ द डे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होती है, जिसको हम दोनों चीजों को हमने कोल्ड रूम के अंदर लेके चलना होता है। फिर इससे एक नेक्स्ट लेवल चीज होती है जिसको हम CS स्टोर कहते हैं, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक कोल्ड स्टोरेज। उसमें ये होता है, उसका थोड़ा सा मैं टच दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आ गई हुई है बात। उसमें ये होता है बेसिकली कि अगर फर्ज करें पोटैटो है वो CO2 एग्जॉस्ट कर रहा है और जो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, तो हम ये रेट रिवर्स कर देते हैं। हम रेट रिवर्स कर देते हैं इसको कि हम CO2 की कंसंट्रेशन कम से कम रखते हैं और O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा रखते हैं। मतलब हम एक एक्सटर्नली ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं कि जो उसका पोटैटो का नेचुरल प्रोसेस है वो उलट हो जाता है, वो स्लो हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं CS स्टोर। और ये एक इससे जबरदस्त फील्ड है कि एक दो कंपनियों से हमने बात की, वो उन्होंने कहा जी आप किस प्रोडक्ट के लिए डिजाइन कराना चाहते हैं, हम इसका पहले इसकी जो माइक्रोबायोलॉजी ऑफ फूड है वो हम स्टडी करेंगे। कि हमारे डॉक्टर्स बैठे होते वो आपको फिर बताएंगे कि आपका इस रेट ऑफ ऑक्सीजन क्या देनी है आपने और रेट ऑफ CO2 को आपने एग्जॉस्ट कितने रेट पे करना है। तो वो फिर एक CS स्टोर की पूरी एक अपनी एक इंजीनियरिंग है। लेकिन ये है कि वो एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, अभी तो हमारे मुल्क में बहुत कम है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कोल्ड रूम के हवाले से देखें तो ये 40% लाइफ आप ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन ये हर एक फूड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मसलन एप्पल के ऊपर एप्लीकेबल है, चंद एक सब्जी, प्याज के ऊपर है, लहसुन के ऊपर है, किसी चीज़ों पे है, किसी पे नहीं है। किसी पे मतलब आपको एफिकेसी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि उसकी वजह वही है कि पीछे जो बात मैंने की थी कि हर फूड का अपना मॉइस्चर कंटेंट है, हर फूड के अपने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हर फूड के अपने एंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं, किसी की कंपोजिशन कुछ है, किसी की कंपोजिशन कुछ है। तो बेस्ड ऑन दैट फिर कई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऐसे हैं उनकी जो एक्सटर्नल पैकिंग अल्लाह पाक ने बनाई हुई वो बड़ी सॉलिड है, वो भी एक किरदार अदा करती है कि वो जो है उनकी जो पेरिशेबल होने का रेट है वो स्लो होता है।
तो ये सारे फैक्टर्स को ये, लेकिन सी ए स्टोर इज अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट। अगर कुछ लोग इस पे मेन इंटरेस्ट रखते हो तो हम उनके साथ प्राइवेटली इंफॉर्मेशन उसके ऊपर भी कुछ स्लाइड्स जो शेयर कर सकते हैं, अगर कोई इंटरेस्ट रखते हैं वो हम बाद में इंशाल्लाह आप शेयर कर दें। डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये पेट डेफिनेशन है कोल्ड चेन की, कमर्शियल डेफिनेशन जिसे कहते हैं। अ पार्ट ऑफ द फूड इंडस्ट्री विच डील्स विद द ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग of frozen food. It includes equipment and the operation of that equipment to maintain frozen food in fully frozen condition at the correct temperature. अब ये वो वाली चीज है जहां से मैंने शुरू किया था कि ये फॉर्म है और ये आपका इंस्ट्रूमेंट है। अब इसके अंदर हर स्टेप के ऊपर आपका अपना एक टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग शामिल है और उसकी मैनेजमेंट शामिल है। इस सारे कॉन्सेप्ट को आप कोल्ड चेन कहते हैं। सो दिस इज द होल कोल्ड चेन। अब इसके अंदर प्री कूलर्स आ जाते हैं। ये प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं जहाँ पे फूड ने प्रोसेस होना है, वॉश होना है और पैक होना है। फिर ये लॉन्ग स्टोरेज है, शॉर्ट स्टोरेज है। ये प्लांट पे भी हो सकता है और इंटरसिटी भी हो सकता है। लेट्स से आइसक्रीम प्लांट पे बन गई, अब प्लांट पे भी स्टोर हो गई और वो प्लांट ने आगे लाहौर में, कराची में, मुल्तान में रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स के थ्रू शहरों पे भी स्टोरेज होगी। फर्ज करें कि अगर वॉल्स आइसक्रीम लाहौर में मैन्युफैक्चर हो रही है तो कराची में भी तो स्टोरेज में पड़ी हुई होगी ना, जहां से वो ग्रास रूट रिटेलर स्टोर्स पे देते होंगे। तो ये एक पूरा एक चेन है इसके अंदर। फिर उसके बाद मार्केट प्लेस है, ये आपके ग्रोसरी स्टोर्स हैं, ये रिटेलर्स हैं और फिर एंड यूजर है। ऑल्दो एंड यूजर भी किसी जगह जाके फ्रिज में ही रखेगा, ओपन तो नहीं रख सकता वो भी। जो प्री कूलर है इसका वेजिटेबल पे तो इम्पैक्ट नहीं इतना होता होगा, क्योंकि नॉर्मली जब आती है तो उसके बाद डायरेक्ट ही मार्केट और मार्केट से बिजनेस स्टोर करनी है। वेजिटेबल पे तो प्री कूलर का एप्लीकेशन होता है या असल में होंगे? असल में ये प्री कूलर, ये जो यहाँ इसका मतलब है ना, ये सिर्फ प्री कूल नहीं है। प्री कूल मीन्स प्रोसेसिंग एक्चुअली, वो मैं ये आपको आगे बताता हूँ। मतलब हमारे यहाँ तो ये है, अनफॉर्चुनेट कह लें, कोई भी सही मिसाल दे तो सही बैठती नहीं है। बहरहाल हमारे यहाँ ये है कि ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन बाहर के मुल्कों में जब आप फ्रूट खरीदते हैं या वेजिटेबल खरीदते हैं वो रेडी टू यूज होती है। मतलब उसको आपने घर जाके दोबारा 50 लीटर पानी लगा के धोना नहीं है। आपने कोई भी सब्जी खरीदी, जो भी सिलसिला खरीदा, आपने जाके उसको डायरेक्ट कुक करना है और या इस्तेमाल करना है। हमारे यहाँ ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए जो जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट सही अप्लाई होता है ना, वहां पे प्री कूलर का मतलब है कि प्री प्रोसेसिंग बेस्ड। अगर फॉर्म से एक चीज आई है, उससे जो भी उसका गर्दो गुबार है उसको नीट करना, नीट करके अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है पैक हाउस का। आप ये देखें कि पैक हाउस इतनी जबरदस्त एक चीज है जो हम मिसिंग करते हैं पाकिस्तान में। इतना इसमें काम हो सकता है। बाहर की दुनिया में ना, स्पेशली मैंने जापान में ये चीज देखी कि वहां पे ना बड़े बड़े पैक हाउसेज होते हैं। पैक हाउसेज इज एन इंडिपेंडेंट, अब इंडिया ने भी ये शुरू कर दिया। पैक हाउस इज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस आइडेंटिटी। उसमें लोग अपनी कमोडिटीज लेके जाते हैं और जहां पे उन्होंने एक्सपोर्ट करनी होती है, लेट्स से कारफोर को देनी है, सेंसबरी को देनी है या जनाब मेट्रो को देनी है, तो उनकी स्पेसिफिकेशन पे जाके वॉश करके, पैक करके, लोड करके उनको सप्लाई करते हैं। मतलब ये मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट करें मैं स्ट्रॉबेरी ग्रोअर्स हूं, तो देयर इज नो नीड फॉर मी कि मैं अपना पैक हाउस लगाऊं। मैं अपनी स्ट्रॉबेरी को एक जगह ले जाऊंगा, वहां पे उनके अपने एक हैसब के ऊपर स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको मेंटेन करते हुए उसको वॉश करेंगे, पैक करेंगे, प्रिजर्व करेंगे और आपको वापस दे देंगे और उसके बदले आपसे पैसे ले लेंगे। और वो टेम्परेचर कंट्रोल फिर गाड़ी में आपने रख के आगे डिलीवरी देनी है। सो दिस इज एक, ये वो वाली बात जहां से मैंने शुरू की थी कि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज वेल। पाकिस्तान में भी पैक हाउसेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इंडिया ने ये कर दिया। इंडिया में बहुत जबरदस्त ये हुआ है काम। ये सिर्फ एग्जाम्पल के से समझा रहा हूँ, हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए। इंडिया में ये चीज स्टेट स्पॉन्सर हो गई है। मतलब स्टेट स्पॉन्सर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इनको पता कि अच्छा यार साहिवाल में आलू बहुत अच्छा होता है, वहां पे टमाटर बहुत अच्छा होता है, वहां पे जनाब और इस तरह की कोई आइटम्स जो हैं, सिंध में मिर्ची बहुत अच्छी होती हैं, खरबूजा बहुत अच्छा होता है, आम बहुत अच्छा होता है। तो गवर्नमेंट ने लोग वो करके वहां पे लगाए हुए हैं और लोगों को, किसानों को बहुत सब्सिडाइज रेट के ऊपर इवन एक्सपोर्ट लेवल की पैकिंग और प्रोसेसिंग करके देते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट शुरू होगा, शायद आपको इन्होंने किया था, हमने उनका प्लांट विजिट किया था। फौजी फ्रेश फ्रीज के नाम से एक कंपनी है जो ये आपके ओपास बनाती है, बच्चों के फ्राइज आजकल बड़े मशहूर है।
तो बेसिकली इन लोगों ने पहले ये तजर्बा किया था, आपको याद होगा शायद, इन लोगों ने मैंगो और उसकी ट्रीटमेंट और सारा करना शुरू किया था। इन्होंने प्लांट इंपोर्ट किया था, बहुत एक्सपेंसिव प्लांट था वो ये करता था कि फ्रूट्स की सरफेस ट्रीटमेंट करके, जिस तरह बाहर के मुल्कों में आप जाते हैं, आप मैंगो खरीदते हैं, एप्पल खरीदते हैं, तो आप बेशक उसको वहीं पे खाना शुरू करते हैं, देयर इज नो हार्म टू यूज दैट। तो वो वाला प्लांट इन्होंने यहाँ पे लगाया था पाकिस्तान में। तो ये चीज जो है इंडिया में इन लोगों ने क्या किया है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर गवर्नमेंट ने स्टेट स्पॉन्सर ये पैक हाउसेस बनाने शुरू कर दिए हैं। अब वहां लोग अपनी कमोडिटीज ले जाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर एट दिस स्टेज दे आर सेकंड लार्जेस्ट वेजिटेबल एक्सपोर्टर। मलेशिया नंबर 1 है, नंबर 2 इंडिया है, दे आर लार्जेस्ट वेजिटेबल एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। अब दुबई चले जाएं, कहीं सी जगह चले जाएं, यू विल सी देयर कमोडिटीज आर देयर। हमारा पहले मैंगो बहुत मशहूर था, हमारा मैंगो बहुत फेवरेट है इंटरनेशनली, लेकिन हमारा मैंगो हर दफा, मैंगो और किन्नू, बेसिकली यही 2 चीजें हमारी इतनी क्वांटिटी में है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें भी सबसे बड़ा मसला है कि फिर अगेन हमारे पास प्रोसेसिंग बहुत वीक है, एंड स्टिल वी आर यूजिंग द सेम ओल्ड टेक्निक्स कि उसको मीथेन से साफ कर लें या उसको ब्यूटेन से साफ कर लें या किसी से साफ करके तो उसको हम करके दें। सो ये हमारा बॉटलनेक है। तो प्री कूलिंग इंक्लूड्स द प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग एक्चुअली। तो ये एक बड़ा, इसको फिर अब मजीद टैब करें तो इसके अंदर और टैब्स काफी ज्यादा है, तो ये भी मैंने उसको सिर्फ कंडेंस किया हुआ है। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं, हम आगे चलते हैं। कोर है हमारी प्रेजेंटेशन का, हम इसी पे घूम रहे हैं कि जी अगर आप कोल्ड चेन पे अपने सारे फूड चेन को या प्रोसेस को शिफ्ट करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इंक्रीज शेल्फ लाइफ है, आपके मुल्क में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी टमाटर 1000 रुपए किलो हो जाता है, कभी अदरक 1000 रुपए हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है कि पीछे जब वो आ रहा होता है स्टोरेज तो हो ही नहीं रहा होता, वो या स्पॉइल हो रहा होता है या लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि अगर ये हर लेवल के ऊपर गवर्नमेंट इसकी सरपरस्ती करे और कोल्ड चेन को अप्लाई करें तो आपको एक कंसिस्टेंट डिमांड एंड सप्लाई मिलेगी। फिर जब आपको पीछे से कंसिस्टेंट सप्लाई मिलेगी तो प्राइस अल्टीमेटली कंट्रोल रहेगी। अब देखिए ना, जो चीजें आपको कंट्रोल प्राइस में मिलती हैं वो इसलिए मिल रही होती है ना कि पीछे से अबंडेंट एक मैनेज सप्लाई है। जैसे ही शॉर्टेज होगी वो 3 गुना रेट बढ़ जाएंगे। और सब्जियों और फलों में आपने देखा ये बहुत होता है, तो उसकी वजह बेसिकली ये होती है कि हमारे पास फिर से कंसिस्टेंट सप्लाई नहीं है। उसका ये फायदा है ना कि लेट से मिसाल मैं देता हूँ कि अगर आप एक फूड कमोडिटी 6 महीने के लिए कोल्ड स्टोर में डाल देते हैं तो 6 महीने में डालने की वजह से अगला सीजन दोबारा फिर नया आ जाता है। मतलब बाय द टाइम यू कंज्यूम दैट कोल्ड स्टोरेज स्टोर्ड आइटम उतनी देर में नया आ चुका होगा, तो वो फिर आपको कंसिस्टेंट सप्लाई मिलना शुरू हो जाती है, तो एक एवरेज प्राइस पे आपको चीजें मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमने इसी टॉपिक के ऊपर हमारी अभी ये जो अभी सऊदी डेलीगेशन आ रहे हैं इसके ऊपर 2 हमारी प्रेजेंटेशन हो चुकी हुई हैं। वो जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उन्होंने कहा है कि जी हम आपसे एग्रीकल्चर लेंगे लेकिन हमारे पास कोल्ड चेन नहीं है। अब उनको पैसे मिले हुए हैं, अब उनको समझ नहीं आ रही है हम लगाएं कहाँ, क्योंकि कोल्ड चेन तो है ही नहीं। अगर हमसे कोई भी कंट्री आके ये डील करता है जी हमारी बेसिकली फूड सिक्योरिटी प्लान जो अभी हमें मिल रहा है सऊदी अरब से, अभी हमें जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसमें फूड सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है उसका। वो आप पे डिपेंड करेंगे जी, आपसे चावल भी मिल जाए, टमाटर लहसुन भी मिल जाए, सारी चीजें मिल जाए, लेकिन आपके पास कोल्ड चेन नहीं है। अच्छा जी, अभी आ जाए इसमें हायर क्वालिटी आप अचीव कर सकते हैं। अगेन उसी से रिलेटेड रिड्यूस वेस्टेज, इंटरलिंक्ड, इनेबल फूड प्रोसेसिंग। फिर इफ इनेबल फूड प्रोसेसिंग ये भी बड़ी एक ये अपॉर्चुनिटी है बेसिकली। वो ऐसे कि आप फर्ज करें कोल्ड चेन आपने इन प्लेस की हुई है, आप फूड प्रोसेसिंग में जा सकते हैं। लेट से आप सिर्फ माल्टे एक्सपोर्ट करते हैं, आप ऑरेंज का पल्प बना के एक्सपोर्ट करेंगे, उसकी प्राइस 10 टाइम बढ़ जाएगी एंड यू हैव द इंक्रीज लाइफ। और वो पल्प की फिर हजारों एप्लीकेशंस हैं, आप उससे जैम्स बना सकते हैं, जूसेस बना सकते हैं, फ्लेवर्स बना सकते हैं। तो ये पूरी आपके लिए ये पूरी मार्केट ओपन हो जाती है। अगर आप अपने कोल्ड चेन को फूड प्रोसेसिंग में लेके आते हैं तो आप देखेंगे आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज खुल सकती है इसमें। अच्छा जी, हाई फिक्स्ड एसेट है, हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये उसकी दूसरी साइड है। जब आप कोल्ड चेन लगाते हैं तो फिर ये आपको खर्चे भी उठाने पड़ते हैं। हायर इंटरेस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हायर मैनेजरियल कॉस्ट, और फिर आपका जो ओवरऑल गोल है वो रेवेन्यू और कॉस्ट को माइनस करके आप प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। तो जब इनको आप
आपस में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो आपको नेचुरल में अंदाजा हो जाएगा कि आपको कहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है, सारी उसकी मैनेजमेंट की कॉस्ट है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का जो रोल है हमारी कोल्ड चेन के अंदर। ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड RH टू ग्रो। ये मैं पहले बताया कि जिस तरह जो माइक्रो एंजाइम्स होते हैं फूड्स के अंदर वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसिटिव होते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चेंज ऊपर नीचे होती है वो एंजाइम्स हिट होते हैं और वही उसकी लाइफ डिफाइन करते हैं। द लोअर द टेम्परेचर द स्लोअर विल बी केमिकल रिएक्शन, एंजाइम एक्शंस एंड माइक्रोबायल ग्रोथ। A low enough temperature will prevent the growth of any microorganism। मतलब there are chances कि जो आपके लॉन्ग स्टोरेज है, अगर आप उसको मीट्स को रखते हैं -25 या -35 पे, तो आप कुछ शायद 3-4 साल भी गोश्त को प्रिजर्व कर सकते हैं। ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन एंजाइम रिएक्शन इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अच्छा, ये एक बड़ा क्रिटिकल एरिया है फ्रोजन फूड। ये आजकल हम फेस भी कर रहे हैं। इंक्रीज टेम्परेचर तो डीक्रिस्टलाइजेशन जैसे ही होती है, उसके बाद थाइंग करते हैं नॉर्मलाइज, और उसके बाद रेट ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। ये बेसिकली ये स्लाइड ये बताती है कि आप जब फ्रोजन फूड को एक दफा डीक्रिस्टलाइजेशन फेज में ले जाते हैं ना, तो दोबारा वो अपना स्टेटस नहीं अचीव करेगा। वो शायद आप उसको -18 पे भी ले जाए तो वो चीज नहीं होगी, माइक्रो उसने बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो अब आप जरा सोचें कि मैं तो लिटिल नॉलेज इज बेटर रादर देन हैविंग नॉलेज हमारे मुल्क में। अब आप सर्च करें, वहां से बच्चों के लिए केनन की कोई भी चीज लेके आते हैं, आप अपनी गाड़ी में आधे घंटे के लिए उस चीज को रख के लेके आ रहे हैं, उसका थाइंग प्रोसेस तो शुरू हो गया, फ्रिज में रख देते। तो आपने बैक्टीरिया रख दिया फ्रिज में और वो बच्चों को खिला रहे। मतलब आप या तो फिर आपको घर से ऐसी कुछ चीज लेके जाएं, ये बाहर के मुल्कों में तो थर्मो बैग्स होते हैं। मैंने कभी सोचा था ये बिजनेस करने का कि यार ये थर्मो बैग्स बनाते हैं, पाकिस्तान में टेम्परेचर कंट्रोल इंसुलेटेड बैग्स होने चाहिए। आजकल फ्रोजन फूड का बड़ा वो चल रहा है, कंपनियां आपको ले सकती हैं, तो हमारे यहाँ तो वो नहीं है। अब आप ये देख लें कि हम जब एक दफा डीक्रिस्टलाइजेशन फेज में, इसकी आगे डिटेल आ रही है, तो आप देखेंगे वो जब ग्रो हो जाता है ना, तो वो फिर वापस नहीं जाता। जैसा अक्सर ये जो आपके फ्रोजन चिकन ये तो आइटम्स है आप लोग उसी स्टोर से लेते हैं, तो आधे घंटे में घर आके डीक्रिस्टलाइज हो जाती है। लेकिन अभी उसमें एक तो होता है ना कि बिल्कुल डीक्रिस्टलाइज हो गया है, कि माइनर से भी उसमें वो तो एवरेज लाइफ पे आप आ जाते हैं, एवरी साइड पे आ जाता है। एवरेज लाइफ पे। क्योंकि अब जितनी फ्रोजन प्रोडक्ट्स हैं वो तो नॉर्मली इसी तरह ये भी आपको एक्सप्लेन करते हैं ये चीज, लेकिन ये फैक्ट है, ये आपको भी एक्सप्लेन करने लगा, ये बताने लगा। फूड फ्रीज एट डिफरेंट टेम्परेचर ऑफन बिलो जीरो, वी एग्रीड ऑन दैट। एनी इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द environment in which the product is held above -18, आप -18 पे घर तो नहीं लेके आते, will have an adverse effect on the temperature of the product. After being held for only a few minutes in a warmer air, the product will start to thaw. Even though the product may still appear frozen, जो आपका क्वेश्चन था, when it is again subjected to the correct environment temperature, the product will only freeze slowly because the equipment in the cold chain is designed to maintain product at -18 and not freeze product down to -18. बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि आप वहां से लेके निकले -18 पे। अव्वल तो मैं मानता नहीं हूं, मैं जाके उनसे -18 भी नहीं होता, कभी रात को बिजली चलेगी। सर उसके अलावा वैसे ही फ्रीजर के डोर्स खुले होते हैं, लोगों ने निकाला डोर खुला छोड़ दिया और Yes. टेंपरेचर मेंटेन नहीं होता। और आपने एक चीज देखी होगी कि जो फ्रीजर्स में भी उन्होंने रखा हुआ होता है, तो उसकी फ्रीजर की वॉल के ऊपर इतनी इतनी आइस बनी होती है, तो आइस तो बेहतरीन इंसुलेशन है। तो अगर -20 या 25 पे गैस रेफ्रिजरेटर अंदर उसके सर्कुलेट कर भी रहा है फ्रीजर में, तो वो प्रोडक्ट तक तो -80 टच ही नहीं कर रहा, जा ही नहीं रही, ट्रांसफर ही नहीं हो रही, क्योंकि वो जो पाइप अंदर जो ठंडक कर रहा है फ्रीजर में, और जो आइस की लेयर बन गई है फ्रीजर के अंदर जिसको डिफ्रॉस्ट नहीं किया गया और 99% में नहीं किया हुआ, तो आप देखेंगे वो तो इसका मतलब -18 या -20 पे जाएगा ही नहीं। देन यू कैन इमेजिन व्हाट वी आर रीडिंग।
और इसीलिए वो हमें डॉक्टर जाके ये कहते हैं कि भाई आप फ्रोजन चीजें मत इस्तेमाल करें। नहीं, सोचने की बात। मैं इसलिए कहता हूँ कि इग्नोरेंस इज अ ब्लेसिंग। ये वही बात है। मैं अभी एक जगह से आज दोपहर को मैं होके आया हूँ, तो वो हॉस्पिटल्स की HVAC का काम करते हैं, तो मैं उनके पास बैठा होता, तो मैंने कहा यार आपको पता है कि कितने % हॉस्पिटल्स के जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं उसमें लैमिनेट फ्लो लगा हुआ है? बिलीव इट और नॉट, लोग स्प्लिट लगा के ऑपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इवन जेल में लगा हुआ है ना, वो भी ये नहीं पता कि उनका एनवायरनमेंट ठीक है क्या है। वो ये समझिए अब आप हमने हीपा फिल्टर लगा दिए तो दैट्स इट। सर वो भी अंदर भी लगाते हैं, हमारा फेस में लगाते हैं। तो ये वो हमारा एक दोस्त आया ना वहां से शिकागो से, तो वो कहता है यार वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वहां काम करता है। वो कहता है यार हमारे पास ना, वो वर्ल्ड बैंक की असाइनमेंट्स करते हैं, तो कहता है यार हमारे पास ना डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं जिसपे हम लोगों ने मुल्कों की पॉलिसियां डिसाइड करनी होती हैं, तो हम लोग ने कैटेगराइजेशन की, अच्छा यार ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री का है तो इसको इस फाइनेंशियल मॉड्यूल में डाल के इनकी अगले 5 साल की प्रोजेक्शन बना लेते हैं, और उसके ऊपर फिर उनको गाइड करेंगे कि ये जब अमेरिकन डेलीगेशन आता है वो पीछे से वो सारी स्टडीज वडीज उसके बेस पे अपनी थ्योरी बयान कर रहे होते हैं, पॉलिसी मेकिंग कर रहे होते हैं। कहता यार हम सारा करके देख लेते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मॉडल है, फाइनेंशियल मॉडल, वो किसी में नहीं फिट आता। मतलब वो ये सोचते हैं कि यार ये चल कैसे रहा है, मतलब टिपिकल। अब रात को देखो कि कुरान वगैरह कहते हैं जी आपके फर्स्ट जो है वो फाइनेंशियल वो नंबर्स हैं, तो बड़ी एक खौफनाक स्टोरी, अल्लाह पाक रहम करे। लेकिन ये चीज है, इसके अब हम कर क्या सकते हैं, ये कोशिश करें कि जब आप फ्रोजन आइटम लेने के लिए जाएं, कोशिश करें कि आप उसको प्रेस करके थोड़ा चेक कर लें कि इज इट सो हार्ड। मतलब ये मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे किया, जो मैं लोगों को शेयर कर देता हूँ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को कि यार ये कर लिया, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा प्रेस करके उसको बॉक्स को चेक कर लें कि नरम तो नहीं है। अगर नरम है नेवर बाइट, लीव इट, एक चीज। और दूसरे ये करें कि जब आप फ्रोजन चीज आइटम खरीदें, कोशिश करें कोई थर्मो बैग या कोई इस तरह की चीज ले जाएं, उसमें रख के ले आए, या कोई कूलर या हॉट पॉट या कोई इस तरह की चीज ले जाए। बट स्टिल वी कैन ये वही बात है कि बारिश हो रही है, अम्ब्रेला ले लें, गीला तो होना ही है, तो थोड़ी बहुत बचत हो जाएगी। और तीसरा ये काम करें कि जब आप घर आ जाए, कोशिश करें फौरन उसको या इस्तेमाल कर लें या फिर फ्रीजर में रखें। तो ये हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा, बाहर के मुल्कों में इस पे चलान होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे तो रिसाइकल बैग आपको लोगों ने 20 रुपए देने जाते हैं, सबसे पहले वो फ्रोजन आइटम लेके ट्रॉली में रखते हैं। हाँ वो यस, दिस इज रॉन्ग अप्रोच। सबसे बिल्कुल लास्ट में लेना चाहिए। लेकिन असल चीज ये है कि वो जो है ना, वो गूगल का CEO वो जो इंडियन है, उससे किसी ने पूछा कि आप गूगल की मार्केटिंग करते हैं और आप सारा जो है, आप हम तो बच्चों की वजह से ये सारे दिन बच्चे लगे रहते हैं, हम इनको कैसे रोकें, आप जनाब पूरी दुनिया को कह रहे हैं इस्तेमाल करें, तो इसका क्या फिर मैकेनिज्म है? उसने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उसने ये जवाब दिया कि देखें यार, बात ये है कि इससे आप बच नहीं सकते, ये तो मुसलमान हकीकत हो गई। अब बच नहीं सकते तो इसका मतलब कि इसके साथ चलना सीख लें। मतलब ये उसके कहने का मकसद ये था कि आप बच्चों को गूगल या ये सारी चीजें यूज करने से रोक ही नहीं सकते। अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि इसके साथ जीना सीख लें। अब जीने सीखने में ये है कि ठीक है, आप बच्चे को कहें यार ठीक है यूज कर लो, पर 1 घंटा यूज कर लो, ये यूज कर लो, ये जहां चले जाओ, यहाँ जाना है। अब उसको मैनेज करना सीखें। तो इसी तरीके से अब जो पैराडाइम ऑफ लाइफ शहरों में है, हमें चाहिए कि अब इसके साथ इन लाइन होना सीखें, औरतें भी और हजरात सारे, फिर ही हम लोग सर्वाइव करें, क्योंकि इससे न्यू एरा ऑफ लाइफ, यहाँ पे अब रहने का जीने के तरीके बदलते जा रहे हैं। तो ये बात, ये जो मिल्क है ये भी आपने कोल्ड चेन, हाँ ऑफ कोर्स, मिल्क एक चीज देंगे ना, मिल्क के साथ डेयरी प्रोडक्ट सारी आ जाए। बेसिक जो मिल्क है वो भी तो ट्रांसपोर्ट, हाँ वो भी टेम्परेचर वो देखें, ये अगर गवाले जो नहीं देखें, मिल्क ये ना वो आपको -18 पे नहीं होता, वो चिलिंग है, वो चिलिंग है बेसिकली, 10 तक। फर्क है। लेकिन उसमें जब वो यूजेज पे जाता है ना, वो फ्रीजिंग पे नहीं जाता, फिर उसको लोग बॉयल करके उसको यूज करना शुरू करते हैं। वो फार्मर से जब शहर में पहुंचता है वो भी तो एक ट्रांसपोर्टेशन। सर मैं कर रहा हूँ, जब वो कस्टमर तक पहुंचता है ना, कस्टमर उसको फिर बॉयल कर देता है। नहीं, इसमें मैं बताता हूँ, इसमें जो तो कमर्शियल काम करने वाले लोग हैं ना, मतलब मैं एक मेरा क्लाइंट है, वो अपना सारा दूध जो है सप्लाई करता है ऑलपर्स वालों को, एग्रो फूड्स को। अब वो उन्होंने गाड़ियां रखी हुई रेफ्रिजरेटेड, वो जब दूध निकालते हैं तो उसको वो +4 पे चिल करते हैं, और चिल करके
रेफ्रिजरेटेड कंटेनर में वो रिसीव करते हैं, और जब वो उनके प्लांट पे पहुंचती है, क्योंकि उससे वजह ये होती है ना कि उसमें जो ये लोग दूध रॉ लेते हैं ना, ये कंपनियों वाले, ये फुल फैट मिल्क होता है, क्योंकि उन्होंने सारी चीजें भी एक्सट्रैक्ट करनी होती हैं। तो एक तो ये चेन है हमारे मुल्क में चल रही है, माशाल्लाह इसमें काम हो रहा है, डेयरी में हम लोग काफी आगे जा चुके हैं इस चीज के हवाले से। तो ये एक चेंज क्योंकि, और वो हुआ इसलिए है कि चूंकि कंपनियां आ गई हैं, चीज कमर्शलाइज हो गया है, चीज की इंडस्ट्री बहुत बड़ी ग्रो कर गई है, लोगों ने बड़े बड़े प्लांट लगा रहे हैं, हाई इन्वेस्टमेंट आ गई है, तो वो एक है। लेकिन जो दूसरी साइड पे आम, हमारी जो आम परचून मार्केट है, वो अल्लाह तो अकल काम है, उसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उसमें भी मैंने अपने तौर पे ये देखा है कि कुछ ना कुछ अच्छे ग्वाले हैं ना, वो दूध में ना बर्फ के कुछ डले डाल लेते हैं, वो जो बड़े कैंस होते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ बर्फ के वो डले डाले होते हैं, ताकि जो है ना वो कुछ ना कुछ बचत हो जाए। तो ये है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी ये, अच्छा फिर ये जो बेसिकली ये जो ये मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता क्योंकि हमारी फील्ड नहीं है, लेकिन चूंकि ये सब्जेक्ट के अंदर आता है तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये टाइप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जो स्पेशली फूड से इंसानों में ट्रांसफर होते हैं। तो उसके अंदर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो सबसे बड़ा किरदार अदा करता है। फिर आगे इसकी टाइप्स हैं, जो क्या क्या बीमारियां लगा सकता है हमें, ये सारा फूड से आता है हमारे जिस्मों में ज्यादातर। A pathogenic organism is an organism which is capable of causing disease in host. The World Health Organization listed among hazards that may be present in food potentially harmful viruses, toxins, parasites and chemicals. तो ये जो फूड से रिलेटेड पैरासाइट्स हैं या बैक्टीरियाज या ये वायरसेस हैं जो हमें अटैक कर सकते हैं, उसमें जो कॉमन है, और ये देख लें आप, इसमें से सबसे ज्यादा लोगों को मेरा ख्याल है ये डायरिया होता है पाकिस्तान में फूड की वजह से, ये तो सारे लोग जानते हैं। कॉलरा है, फिर हमें पॉइजनिंग एनालिसिस भी होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, निमोनिया है, स्किन इन्फेक्शन है। तो मोस्टली हम जो फूड अगर नहीं सही इस्तेमाल कर रहे, जिस पे कोल्ड चेन इंगेज नहीं, आप देख लें, मैं तो ये समझता हूँ कि साल में 1-2 दफा डायरिया तो सबको ही हो जाता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम जो फूड कहीं ना कहीं खाते हैं। एग्जैक्टली। तो बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा, ये फिर उसने बताया एक जी कौन सा जो है, फिर उसने क्लासिफिकेशन आती है बैक्टीरिया की कि कौन सा बैक्टीरिया जो किस टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा जो है उसकी ग्रोथ होती है। उस ग्रोथ को अगर हमने रोकना है तो फिर उसके लिए क्या रिकमेंडेड, इसके लिए फिर चार्ट्स हैं, फिर लोगों ने काफ़ी रिसर्च की हुई है कि ये वाला बैक्टीरिया इस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे इतने स्लो हो जाता है, तो उस हिसाब से फिर डिजाइनिंग में हम इनको कंसिडर करते हैं। इस समय पहले आपको सीए स्टोर का बता रहा था कि अगर आपने कंट्रोल एटमॉस्फेयर कोल्ड स्टोर बनाना है जिसमें आप फूड की लाइफ को मैक्सिमाइज कर सकें, उसके अंदर फिर हम ये चीज़ों को कंसिडर करते हैं कि हमारी जो फूड प्रोसेसिंग में ये चीज़ें हैं। फिर इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की सरफेस ट्रीटमेंट भी होती है, वैक्यूम सरफेस ट्रीटमेंट होती है, अल्ट्रासोनिक सरफेस लेजर ट्रीटमेंट्स आई हुई हैं जो फूड को उस प्रोसेस में, जब आप बाहर के मुल्कों में जब आप कोई ऑरेंज खरीदते हैं तो आप देखते हैं बड़ा क्रिस्टल क्लियर ऐसे चमक रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि वो पीछे से ट्रीटेड हुआ होता है, उसकी सरफेस के ऊपर भी तमाम किस्म की जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ट्रीट किया होता है, तो फिर आपको वो उसके बाद मिलता है और उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि वो आप उसके साथ इस्तेमाल करें। हम तो, हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है ना, हम जाते हैं जनाब वहाँ से सेब लेके आ गए और खुली चीज़ लेके आते हैं, वो इस तरह वहाँ पे चलती नहीं है चीज़, क्योंकि हर फूड प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो है सब जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करके अपनी सारी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। अच्छा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ना वो बहुत क्रिटिकल स्टफ है, स्पेशली किसी भी प्रोसेसिंग के अंदर। इवन आप हमारी HVAC फील्ड के अंदर भी देख लें तो बेचारे फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोसेसिंग वाले ह्यूमिडिटी के रोनर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी हमारे लिए कोल्ड चेन के अंदर भी ना ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है कि जो एयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट है वो एक सब्जेक्ट है, और कोल्ड रूम के अंदर ह्यूमिडिटी को लो करने के लिए वो फिर एक और चैलेंज होता है क्योंकि टेम्परेचर लो होता है और आपकी जो एयर है वो हैवी होती है, तो फिर जो भी उसके अंदर आपने डिह्यूमिडिफिकेशन की टेक्निक लगानी होती है वो फिर आपको स्पेशल ही लगानी पड़ती है। लेकिन ह्यूमिडिटी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कोल्ड चेन। अच्छा, फिर ये एक्चुअली से एक्सट्रैक्ट की हुई चीज़ें, इसमें फिर उसने कैटेगराइज की किसी आइटम को जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से फिर रेशे के टेबल्स हैं,
वो आपको उसकी हीट ऑफ रेस्पिरेशन बताता है, उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर बताता है, फिर वो शॉर्ट टर्म फ्रीजिंग के स्टैंडर्ड बताता है, लॉन्ग टर्म फ्रीजिंग के स्टैंडर्ड बताता है, रेडी टू कुक के बताता है। वो सारी एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा लैबोरेटरी नॉलेज इस बात से, मैंने उसमें चंद एक चीज़ें जो वहाँ से ऑफ इंटरेस्ट है उसको मैंने यहाँ से निकाल के लिया हुआ। अच्छा, इसमें आ जाते हैं फूड प्रोसेसिंग, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो सबसे ज्यादा चीज है वो हम कहते हैं ट्रिपल पी है जी, प्रोडक्ट प्रोसेसिंग पैकेजिंग। मतलब जो जैसा पहले अभी हम उसमें से गुजरे हैं कि बाहर आप जो फ्रूट खरीदते हैं तो वो बड़ा प्रोसेस पैक, दो सारी चीज हुई होती है। बेसिकली वो ही चीज हो रही होती है जो उसकी लाइफ को कम या ज्यादा कर रही होती है, कि उन्होंने फ्रूट की जो एक्सटर्नल सरफेस ट्रीटमेंट है वो क्या की हुई है, किस लेवल की हुई है। और इसमें जो हर कंट्री है, मसलन मैं एक प्लांट पे गया तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। तो वो एक इंटरनेशनल बाहर के मुल्क में था, ये कोरिया में। तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि वो चिलीज एक्सपोर्ट करता था बंदा, चिलीज, मिर्चें जिसमें। तो हम उसके प्लांट पे गए तो मुझे बंदा जो था वो कहता यार रमजान साहब आज ये प्लांट हमने विजिट करना है। मैं ठीक है। अच्छा, मेरे दिल में जैसे ही आया ना, मैं कहा यार ये मिर्चों वाले प्लांट पे लेके जा रहा है तो मुझे तो बहुत छींकें आएंगी, आज मैं छींकते ही रहूंगा सारा दिन जहाँ पे ये इनकी फसाई का काम हो रहा होगा। तो हम वहां पे गए तो हमने देखा, आप यकीन जाने कि मैंने कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी इस लेवल की HVAC सिस्टम वहां नहीं देखा जो वहां पे लगा हुआ था। और वो सारा प्लांट जो है वो हैसब सर्टिफाइड था। और मैंने उससे पूछा, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने उससे पूछा कि यार ये जो आप मिर्चें पीछे से मंगा रहे हो वो कहाँ से? कहता यार आपके मुल्क से मंगवाते हैं, सिंध से। उसने फिर बताया वो कोरियन था, उसके बाद सारी चीजें वो ऑनलाइन आ रही थी। कहते ये देखें, ये मेरा सिंध में सप्लायर है, ये यहाँ बैठा हुआ है, ये कोट में थेलू में बैठा हुआ है, ये फलानी जगह बैठा हुआ है, इनके फिर लोकल बायर है। वो चिलीज यहाँ से ले जाते हैं। उस बंदे ने क्या किया हुआ है, सिर्फ प्रोसेसिंग प्लांट लगाया हुआ है, नथिंग एल्स। सिर्फ प्रोसेसिंग प्लांट लगाया हुआ है, सब स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट। मतलब आप ये देखें कि अभी आपको शायद आपके ही एक दोस्तों को याद हो, आप ये जानते हैं इनको, मरहबा वाले हैं हकीम उस्मान साहब, शायद कुछ लोग जानते हैं। आप उनका जाके प्लांट देखें और उनका बिजनेस का वॉल्यूम देखें आप। उनका जो इचबगोल का छिलका है ना, उसका कभी ऑर्डर पूरा नहीं होता। और वो मैंने उनका देखा सारा जाके, आप यकीन जाने, वो कहता है यार दुनिया में जहां पे भी मिल रहा होता है ना मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि मेरी डिमांड ही पूरी नहीं। उनका भी प्लांट हैसब सर्टिफाइड है और वो एक्सपोर्ट करते हैं, हैसब सर्टिफाइड मरहबा वाले लेवल पे कोई भी चीज जाके करते हैं ना तो इज ह्यूज। वो आप पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे। अब वो अगर मरहबा वालों की भी बात करें तो वो ये सारी यही चीजें कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट प्रोसेस एंड पैकेज, पैकिंग अच्छी कर रहे हैं, उसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। पॉलीथीन बैग है, फिर इसके अंदर एयर टाइट पैकिंग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग की अपनी एक टेक्नोलॉजी है। वो कैसे इम्पैक्ट करती है फूड की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और उसको क्वालिटी एंड लाइफ को। वो फिर उसके अंदर जो पैकिंग बनाने वाले वो खुद ही नई नई पैकिंग्स और चीजें लेके आ रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं कि ये पैकिंग है, ये पैकिंग है। वो फिर अलाइड इंडस्ट्री साथ चलती है आपके। फिर उसके अंदर प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, द स्पीड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द चिलिंग प्रोसेस। ये जो हम लोग इंस्टेंट ब्लास्टिंग करते हैं वो बड़ी मैटर करती है कि आपने जब रॉ गोश्त है या कोई फूड कमोडिटी है, कितनी जल्दी वो पहला ब्लास्ट लेती है। लेट से कोई वेजिटेबल और फ्रूट भी है ना, तो पहले जो 60 घंटे होते हैं या पहले जो 24 घंटे होते हैं ना, उसके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो प्रोसेस शुरू होने से पहले अगर आप उसको कंट्रोल टेम्परेचर में लें देन यू विल हैव द एम्पल लाइफ। लेकिन जब एक वंस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज बीन वेंट इनटू दैट फेज, वो अगर आप इसका ग्राफ देखें, मेरे पास अभी है नहीं, तो वो बहुत तेजी से फिर आप उसको अंदर रेफ्रिजरेशन कर भी लें तो वो आपको स्टेटस नहीं मिलेगा। तो दिस इज द पॉइंट। अच्छा, उसके बाद यूज ऑफ एडिशनल प्रोसेसिंग क्या है इसके अंदर। एडिशनल प्रोसेसिंग वही जो मैं कह रहा था कि आपने उसकी कुछ सरफेस ट्रीटमेंट की है, कोई अल्ट्रासाउंड से, लेजर से ट्रीटमेंट करनी है, या कोई वैक्यूम प्रोसेस है जिसमें आपने बैक्टीरिया को इनको स्लो करना है। प्रोसेस है, क्वालिटी कैन नॉट बी गेन फ्रॉम प्रोसेसिंग बट इट सर्टेनली कैन बी लॉस्ट। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि प्रोसेस से बेशक क्वालिटी इंप्रूव ना हो लेकिन खराब जरूर हो सकती है। मतलब ये एक मिडिल लाइन है कि अगर आप प्रोसेसिंग अच्छी कर रहे हैं तो आपको उसकी लाइफ मिल सकती है और बात चला है। अच्छा जी, ऑर्डिनरी पैकेजिंग ऑफरिंग फिजिकल, केमिकल एंड बैरियर्स। अब कुछ वाटर टाइट पैकिंग्स आती हैं, कुछ एयर टाइट पैकिंग्स आती हैं, वेंटिलेटेड पैकिंग्स आती हैं। फिर एक पैकेजिंग इंडस्ट्री की अपनी एक इंजीनियरिंग है और वो सारे फिर सपोर्ट करते हैं आपको।
कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करनी है, उसकी अपनी टाइप होती है। जो लॉन्ग टर्म के लिए जिसमें आपने ये कहना हो कि यार इसका मॉइस्चर लूज ना हो, उसकी फिर अपना एक प्रोसेस होता है। पैकेजिंग प्लेज अ की रोल इन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम कंटामिनेशन बाय एक्सटर्नल सोर्सेज। ये पैकिंग इंपॉर्टेंट है, ये काफी लोग हम पहले ही जानते हैं। प्रोडक्ट द फूड फ्रॉम इंग्रेस ऑफ गैस, लाइट, वाटर, वेपर, मतलब जो भी ये हमारे लाइट और गैस और वाटर है उससे बचाने की जो टेक्निक्स हैं पैकिंग में हम यूज करते हैं, दैट इज इम्पार्शियल, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फूड प्रिजर्वेशन। ये इसके अंदर टाइप्स ऑफ पैकिंग है कि जो फर्स्ट करें ये वाली पैकिंग है इथाइलिन विनाइल एसीटेट। इसका स्टैंडर्ड है कि इसके अंदर रिलेटिव परमेबिलिटी ऑक्सीजन की कितनी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग मटेरियल से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं, ये उसका एक टेबल है। ये अगेन फिर ये जो पैकेजिंग वाले हैं उनसे लिया हुआ है ये सारी इंफॉर्मेशन। फ्रीजिंग कैन प्रिजर्व द टेस्ट, टेक्सचर, nutrition value of food better than most other preservative methods. With the advancement of industrialization, people are living far away from the food production areas and are thickly populated into the industrial। ये वही बात है कि जो सिविक लाइफ है वो फूड चेन या कोल्ड चेन के बगैर जो है ना वो काफी मुश्किल है। आप ले नहीं सकते डेली बेसिस पे चीजें, फूड कमोडिटीज को। कोल्ड चेन प्रिजर्व द फूड फॉर लॉन्गर टाइम विदाउट चेंजिंग इट्स physiochemical properties during transportation and distribution। तो दिस इज फ्रॉम ऑल फ्रॉम माय साइड जी। अगर किसी दोस्त ने या भाई ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जो बाद में लोग आए हैं उनके लिए मैं एक दफा क्विकली दोबारा स्लाइड्स ला देता हूं ताकि अगर उन्होंने कोई पॉइंट लेना हो तो ले लें। ये कोल्ड चेन के ऊपर हमारी ये प्रेजेंटेशन थी, उसके हवाले से जो कोल्ड चेन के एलिमेंट्स हैं उसमें क्या क्या होते हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। और उसके अंदर हमारी जो कोल्ड चेन की टाइप्स हैं वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं वो मैंने बताया कि पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं। उसके बाद ये कोल्ड चेन का कॉन्सेप्ट है, कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे एंड होता है, और ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस है, फ़ायदा क्या है कोल्ड चेन का, नुकसान क्या है। फिर ये मैंने थोड़ा टच आपको दिया है कि जो हमारी रूटीन में आजकल जो हम फ्रोजन फूड चीज़ें लेके आते हैं उसको हम किस तरह बेहतर तरीके से अपने बच्चों तक लेके आ सकते हैं। और फिर ये थोड़ा मैंने बताया है कि जो फूड माइक्रो बायोलॉजी है, जिन जिन बैक्टीरिया से वो इम्पैक्ट होती है उसका थोड़ा टाइप्स हैं, उसकी जो उनसे जो डिजीज़ पैदा हो सकती हैं वो है। और फिर ये उनका जो है ग्रोथ रेट डिफाइन हुआ है। ह्यूमिडिटी का जिक्र हुआ है कि ह्यूमिडिटी कैसे जो है फूड को इम्पैक्ट करती है कोल्ड स्टोर के अंदर या कोल्ड चेन के अंदर। और फिर ये डिफरेंट आइटम्स के प्रिजर्वेशन टेम्परेचर्स है और रिकमेंडेड ह्यूमिडिटी है कि इस ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पे अगर आप फूड को स्टोर करते हैं तो यू कैन हैव द मैक्सिमम लाइफ। ये हमने एशरे से लिया हुआ है। आप मजीद इंटरेस्टेड हैं तो एशरे को स्टडी कर लें, वो आपको मजीद इसमें बता देगा। और फिर ये जैसा कि मैंने बताया कि कोल्ड चेन के अंदर जो है ट्रिपल पी का कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग और टाइम टेम्परेचर टॉलरेंस। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं जो कोल्ड चेन में हम कंसिडर करते हैं कि अगर इनको हम कंट्रोल कर लें तो वी कैन से कि वी आर हैविंग अ गुड कोल्ड चेन मैनेजमेंट। और पैकेजिंग जो है वो बड़ा एक पाइवटल रोल होता है उसका, ज़ाहिर है वो उसको प्रिजर्व भी रखती है और फूड की जो है क्वालिटी को और शेप को इंटैक्ट रखती है। ये फिर डिफरेंट पैकेजिंग के डिफरेंट फ़ायदे हैं कि अगर पॉलिएस्टर की पैकिंग है तो वो उसका क्या वाटर बैरियर है, हाई है, लो है, तो ये उसके स्टैंडर्ड्स हैं। ये पैकेजिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग हैं वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं इसके अंदर कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए सूटेबल है। जिस तरह पैकेजेस वाले हैं इसमें अगर आप पैकिंग में हेल्प लेना चाहते हैं, ये मैं सिर्फ ऐसी बात कर रहा हूँ ज़रा डिस्कशन कि अगर आप पैकिंग से कोई भी आप कोई फूड कमोडिटी बना रहे हैं और आप उसमें हेल्प लेना चाहते हैं कि यार मेरी इस फूड कमोडिटी के लिए बेस्ट पैकेजिंग क्या रहेगी, तो जो पैकेजिंग के एक्सपर्ट्स हैं, पैकेजिंग जैसा पैकेजेस वाले हैं, इस तरह बहुत सी और भी कंपनी है, दे कैन हेल्प यू। उनके इंजीनियर्स होते हैं बकायदा, वो आपकी फूड को स्टडी करके आपको रिकमेंड कर देंगे जी ये वाली पैकिंग आपकी, मटीरियल एंड द टाइप। फिर ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन में जैसे मैं बता दिया कि बेसिकली कोल्ड चेन की अहमियत इसलिए है
कि जो हमारी अर्बन लिविंग है, सिटी लाइफ है, सिविलाइजेशन वो चेंज हो चुकी है या और हो रही है, तो हमारे लिए डेली बेसिस पे फूड खरीदना मुमकिन नहीं रहा या नहीं रहेगा। तो इसलिए कोल्ड चेन हमें ज़रूरी चाहिए ताकि हम अपनी कोल्ड चेन, फूड चेन को सस्टेन कर सकें। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो दोस्त भाई को कोई क्वेश्चन पूछना है? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ आपसे जी। वो एक अमोनिया वर्सेस रेफ्रिजरेशन R22। हाँ, उसके हवाले से एक तो ये है कि आपने बताया कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बड़े किसी सेटअप में जाते हैं तो अमोनिया भी चले जाती है, एक लिमिट तक हम उसमें रहते हैं, दूसरी साइड पे है वो भी एप्लीकेशन जी। इसकी मेरे जहन में एक सवाल है कि इसकी कोई जो ऑपरेशन कास्ट है उस पर फर्क आता है, सारी और बात वो आता है और क्यों आता है, कैसे आता है? अच्छा, इसमें मैं बताता हूँ, ये कॉस्ट को तो हम उस वक्त अंडर कंसिडरेशन लेके आए कि जब हमारे पास ये चॉइस हो कि हम इंडस्ट्रियल के अंदर कमर्शियल एफिशिएंसी लेके जा सकते हैं। बात ये है कि उसकी लिबर्टी वहां पर खत्म हो जाती है। मैं बेसिकली ये है कि मैं अगर ये कहूँ कि यार मैं किसी एयरपोर्ट की एयर कंडीशनिंग करना चाहता हूँ HVAC, और वहां पर मैं स्प्लिटो से या यूनिटरी प्रोडक्ट से या VRF से काम चला लूँ, वो उधर एप्लीकेबल ही नहीं है। इसलिए मैं जब बात बैठा हुआ होगा एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट डिजाइन करने, तो मेरी कंसिडरेशन में वो ऑप्शन ही नहीं एग्जिस्ट करेगी, तो लिहाजा उसकी प्राइस मेरे लिए यूजलेस है। अगर लेट से मैं ये कह भी दूं कि यार अमोनिया का सिस्टम लेट से 1 टन का लगता है 10 लाख का, और जनाब अगर आप फ्री ऑन पे रेफ्रिजरेशन सिस्टम लेते हैं तो वो लगता है 4 लाख का या 5 लाख का। मेरे लिए इररेलेवेंट उस वक्त हो सकता है, हो जाएगा कि जब मैं 10 लाख वाला सिस्टम या इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन की बात कर रहा हूँ तो उसमें ये चल ही नहीं सकता, इसलिए मेरे वो कंसिडरेशन में ही नहीं आएगी उसकी कॉस्ट के, चाहे महंगा है चाहे सस्ता है, मैं लगा ही नहीं सकता। आपका ये जी प्लीज आप इस बात को हम थोड़ा सा एक्सेस सारा कुछ ये कूलिंग हमें अवॉइड करनी है। उसकी लेटेंट हीट वैल्यू बहुत ज्यादा है, जो कि 970 या 72 BTU पर पाउंड है, कंपेयर टू आपकी जो है जितने भी दूसरी फ्री ऑन वो कम है, जितनी भी है सबसे ज्यादा है। वो किसी 200 250 इस तरह से है, तो फॉर बेटर उसका जो कूलिंग इफेक्ट या आपका हीट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। अच्छा, अगर इसमें अब ये हम ये समझ सकते हैं कि अगर थोड़ा सा इसमें हेल्थ हैजर्ड ना होता, थोड़ा सा ये टॉक्सिक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनहेलिंग ना हो जाए तो गुजारा चल जाता है, तो गुजारा हो जाता है। अगर ये चीज ना होती तो शायद कोई भी और ऑप्शन ही ना होती, और अभी तक कोई इस्तेमाल ही नहीं। हाँ ऐसे ही है, ये इतनी जबरदस्त फैंटास्टिक है। हाँ, और फिर इसकी और फिर कोई ग्रीन इम्पैक्ट कोई नहीं है। और इसी तरह से फिर इसका इट इज सो मच सो कि देखें ये जिसको कहता है खोता सिस्टम मान लीजिए सब कि हमारे इवन इंडिजिनस जो सिस्टम इधर हमारे बन रहे हैं वो भी इसको बना रहे हैं, कंप्रेसर बना रहे हैं और चला रहे हैं वेरी बिग थिंग, वो कि उनकी परफॉर्मेंस और जो एफिशिएंसी एज कंपेयर टू द अदर अमोनिया ऑपरेटेड कंप्रेसर लाइक आपका जो सेब्रो है, जर्मन है, इवन तो ये आपका जो इंडिया है वो बहुत आगे लीड कर रही है उसमें, और किर्लोस्कर जो मॉडल कर रहे हैं बहुत अच्छा कंप्रेसर कर रही है। सो मेरे ख्याल में इसमें जो मेजर रीजन है उसका ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये भी है सिस्टम का जो साइज, जो अल्टीमेटली बात वही है कि जब आप सिस्टम बड़ा करते जाएंगे डेफिनेटली साइज बड़ा करते चले जाएंगे और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बढ़ती जाएगी। एग्जैक्टली, सो व्हाई नॉट आप फिर वो चीजें कैसी ले रहे हैं जो वही परफॉर्मेंस आपको छोटा सिस्टम दे सकता है, तो फिर अमोनिया बेस्ड। लेकिन उसके साथ आखिरी पॉइंट मैंने तो बल्कि पढ़ा था कि कुछ सारी डेवलपमेंट तो पूरी करते हैं हम लोग, तो नकल मारने वाले वो और कोशिश कर रहे हैं कि यानी कमर्शियल में भी इसको मैक्सिमाइज, कुछ चिलर भी बन रहे हैं, चिलर्स भी बन रहे हैं, कर रहे हैं जी सर। इसमें ना ये वैसे तो ये तकरीबन 6 to 7 टाइम एक्सपेंसिव होता है अमोनिया सिस्टम एज कम्पेयर टू फ्री ऑन, लेकिन इसका डायरेक्ट कंपैरिजन मैं इसलिए कभी करता नहीं क्योंकि जब एक टेक्नोलॉजी वहां पर जा ही नहीं सकती
तो फिर कंपैरिजन का पॉइंट ही नहीं। मिनरल में इस पे सोचना चाहिए हमारे जो जहनों में है ना कि वो जो जैसे आप बता रहे हैं कि ये 6 to 7 टाइम मोर एक्सपेंसिव है अमोनिया देन अदर सिस्टम, मुझे तो ये सस्ता लगता है। नहीं वो सस्ता, आप अगर उसको सस्ता नहीं, डेफिनेटली सस्ता है। आप उसको जब प्लांट की वैल्यू पे डिवाइड करेंगे ना फिर सस्ता पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसा इसमें मतलब प्लांट की वैल्यू ये है कि एमोनिया की बात अमोनिया की, और फ्री ऑन का कितने के जी, वो तो 13 kg का तकरीबन भाई यही बात, 50,000 का। वो ये बात। सो एमोनिया जो है वो चीपर है। हाँ। और फिर और भी फैक्टर्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज, फिर और भी फैक्टर हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाँ। बात ये है, ये थोड़ा सा हम चाहते थे अडॉप्ट कर दें। नहीं एक और इसमें मैं बता, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसका कंपैरिजन बड़ा डिटेल बनता है। एक और बात होती है इसमें ये कि आप अमोनिया को डायरेक्ट फूड तक नहीं लेके जा सकते। मतलब ये कि जहां जहां अमोनिया रेफ्रिजरेशन फूड में लगी हुई है ना, वो वहां पे फिर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट आगे यूज होता है, नहीं वो सही कह रहे हैं आप। फिर उसकी पंपिंग कॉस्ट है, फिर मतलब फर्ज करें। शायद उस तरह से सूट ना करे। हाँ, उस तरह से क्योंकि फूड में डायरेक्ट अमोनिया क्योंकि टॉक्सिक होता है। लेट से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई फूड का बिजनेस है और वहां पे आपने कोल्ड रूम लगाया हुआ आइसक्रीम का या किसी चीज का छोटा कोल्ड रूम है, तो उसके अंदर ये आप अमोनिया को डायरेक्ट प्रोडक्ट तक नहीं लेके आ सकते। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक अलग पूरी उसकी विजिबिलिटी है जहां पे वो एप्लीकेबल हो जाता है। और ये जो बड़े अमोनिया के सिस्टम है वहां पे भी आप देखें, वहां पे वो अमोनिया के साथ पहले ग्लाइकोल को ठंडा करते हैं। उस ग्लाइकोल को, क्योंकि वो प्रोसेस इंडस्ट्री होती है, किसी प्रोसेस का टेम्परेचर होता है -25, किसी प्रोसेस का होता है -15, किसी का होता है 0। वो ग्लाइकोल को जाके वो मल्टीपर्पज काम ले रहे होते हैं। फिर वो कर लेते हैं। यही रखिए। सो इट इज इसलिए जो इसका डायरेक्ट कंपैरिजन कोई पार्ट टन पूछ लेना तो वो बन नहीं सकेगा। दैट इज द पॉइंट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में कभी भी फ्रीऑन जो है बेटर नहीं हो सकती अमोनिया से। हाँ, ज़ाहिर है वो फूड कैरिंग उस सबसे बड़ा बात तो है कि उसकी वो क्वांटम जो होता है ना आइस हाँ। प्लांट की बात करें 200 टन या 300 टन का आइस प्लांट होता है। हाँ जी। 1000 प्लांट। हाँ, तो उसमें आपका जो सिस्टम है ट्रेडिशनल ओपन टाइप सिस्टम है, लीकेजेस अगर होती हैं, जब कंडेंसर कॉइल का डाया होता है 3 इंच का या 2.5 तो आप सोच सकते हैं। एक दफा जब आपका रेफरेंस जाता है तो वो जाता है 10 से 12 मिलियन का रेफरेंस। हाँ जी, ये बात, फ्रीऑन अगर केस। ये बात तो अमोनिया अगर जाता तो 8 से 10 हजार। लाख का जाता है। ठीक है, पूरे सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वो एक कंपैरिजन के ना आपके पास वो सिस्टम जो है ट्रेडिशनल सिस्टम है फ्रिजिडेयर का या रोजो ने भी जो लगाया ओपन कंप्रेसर 2 सिलेंडर के हाँ। साथ जो 1920 से चल रहा है। हाँ, जी 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 जी। उसमें कोई डेवलपमेंट कोई एडवांसमेंट अब पाकिस्तान आगे में ऐसा इवन 4 सिलेंडर की मशीन जो है रेफ्रिजरेशन में बहुत कम यूज हो रही है क्योंकि हमारे पास उसका ऑपरेशन का या उसकी मेंटेनेंस का क्रैंकशाफ्ट इसका बहुत जल्दी जाता है, तो हमारे पास सेटअप नहीं है। सर एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा सा बैठ कर दूं। जो आपने 4 सिलेंडर की जैसे बात की, हमारे पहले तो 2 सिलेंडर था, फिर 3 सिलेंडर का था, मैंने खुद से इस्तेमाल किया काफी सारे, फिर ऊपर बेस कर दिया। अभी जो पाकिस्तान में हो रहा है वो सबसे ज्यादा कम है। इवन पुराने सारे सिस्टम को रिप्लेस करने जा रहा है एग्जॉस्ट का। हाँ जी। कंप्रेसर है वाया। हाँ जी, वो थाईलैंड से आ रहा है या इधर दुबई से आ रहा है। वो 4 सिलेंडर भी है, 6 सिलेंडर भी है। वो तो फ्रिजिडेयर का 8 सिलेंडर भी आया है ना, मगर मार्केट में आपकी देखें आपका सिस्टम डाउन होता है ना, तो इस रेफ्रिजरेशन का बिजनेस ऐसा है आप डाउन टाइम ले नहीं सकते। हाँ जी, इसमें आपका उसकी सिलेंडर की एडजस्टमेंट का बंदा ही नहीं जब आपको मिलना। आपने 4 सिलेंडर लिया है, 2 सिलेंडर ऐसे है कि लाहौर में किसी भी जगह पे आप मेंटेन करवा लें या पाकिस्तान के किसी भी शहर में। 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर 8 सिलेंडर पे जब आप जाते हैं तो वो ये प्रॉब्लम जो मेंटेनेंस वाले हैं ना, हमारे पास अपने फ्रिजिडेयर के कंप्रेसर 3-4 लाया इसी तरह पड़ेगी, उसके पार्ट्स का जो है सेटिंग का बहुत बड़ा मसला है। लेकिन थिंग्स गेटिंग बेटर। नहीं, रेफ्रिजरेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो इम्प्रूवमेंट रेफ्रिजरेशन में नहीं है, वो मैं इस तरह लेता हूँ इसको कि उसका कमर्शियल एक्सपेक्ट है, क्योंकि फ्रोजन फूड की एक पिछले 10 साल में बहुत बड़ी इंडस्ट्री मर्ज की है। तो ज़ाहिर है उनको कहीं ना कहीं तो रेफ्रिजरेशन चाहिए किसी ना किसी शक्ल में, लोकल चाहिए, मीडियोकर ले चाहिए, गिया का चाहिए, सैब्रो का चाहिए, या आपको किर्लोस्कर चाहिए, कुछ ना कुछ तो बरल चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि बेसिकली ये इंडस्ट्री एवोल्यूशन है कि जब आप फ्रोजन फूड की बात करेंगे तो ये रेफ्रिजरेशन बगैर मुमकिन नहीं है, ये बिजनेस ही मुमकिन नहीं है। तो किसी ना किसी जगह, तो इसलिए मैंने ये जो बात है ना, इसलिए हम लोग इसको ना 2 कैटेगराइजेशन में रखते हैं कि कमर्शियल रेफ्रिजरेशन और इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन। इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन में कमर्शियल रेफ्रिजरेशन नहीं जा सकती और इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन कमर्शियल में नहीं जा सकती। लेकिन एक आखिरी बात मजे की, अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो एयर रेफ्रिजरेशन स्टार्ट ही अमोनिया से हुई है।
हाँ जी, हाँ जी, स्टार्ट ही होने की थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी, वेरी काइंड वाला इन्फॉर्मेशन है। हमारे पाकिस्तान में वैक्सीन जो 90% इम्पोर्ट हो रही है, वैक्सीन चाहे पोलियो की हो, चाहे आपके येलो फीवर की हो, जी जी। उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब कि पाकिस्तान में कोई इस तरह की डेवलपमेंट हो जो पाकिस्तान में प्लांट लगाएं यहाँ पे और कोल्ड चेन में गए जो कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं। अरे ये ना एक दफ़ा ये हुआ था कि जब ये जो मेरे हिस्ट्री ऑफ एरा पिछले डाटे में आ रहा है, मेरे से पहले सीनियर लोग भी हैं, वो भी इसमें से गुजरे होंगे शायद। हमारे यहाँ ना एक दौर आया था कोविड वाला, लेटेस्ट ही गया अभी। तो उस वक्त ना मेरे साथ बहुत से हॉस्पिटल वालों ने कांटेक्ट किया था, जी हमें -30 -35 चाहिए वैक्सीनेशन पे, वैक्सीनेशन आ गई है जी, हमें कुछ सोल्यूशन दे दें। तो बहुत सी कंपनियों ने इमरजेंसी तौर पे रेफ्रिजरेटर कंटेनर ही लगा, लोगों के कोल्ड ड्राफ्ट में बड़े पैसे कमाए, और इस तरह के जो लोग जिनके स्टैब्लिश मामला था कि जी देखो जी -40 आ गया और वो सारा, लेकिन वो एक एडहॉक अरेंजमेंट था, जो एक सिचुएशन थी उस वक्त, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अब नहीं है। लेकिन ये नो डाउट वैक्सीनेशन जो है ना, वो उसकी अपनी क्रिटिकलिटीज़ होती है, क्योंकि उसकी वजह ये है, मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि जो वैक्सीनेशन की असल वैल्यू है ना, वो शायद ऐसी एक्सपेंसिव वैक्सीनेशन हैं कि शायद वो जो आपने पूरा सिस्टम लगाया उसके 100 गुना एक्सपेंसिव प्राइस उसकी हो। मतलब मैंने एक वैक्सीनेशन का प्रोजेक्ट किया था, एक कंपनी मर्क, तो हम लोगों को 3 लेयर बैकअप्स बना के, 3 लेयर बैकअप्स से मुराद मेरी ये है कि एक सिस्टम नहीं चल रहा, स्टैंड बाई दूसरा सिस्टम नहीं चल रहा, स्टैंड बाई तीसरा सिस्टम। मैं उसको कोटेशन देने के लिए वो गया, वो गोरा ही था उनका, वो कहता भाई आपको अंदाजा है कि अंदर कितने की वैक्सीनेशन, आप 15-20 लाख का कोल्ड रूम लगा के दे रहे हैं, आप बैकअप क्या है? मेरे पास नॉलेज नहीं था, मैंने कभी काम नहीं किया था वैक्सीनेशन। वो कहता भाई आप बैकअप्स के साथ चलें। फिर वो जर्मन कंपनी, दोनों फिर हमें सिखाया बेसिकली वैक्सीनेशन के अंदर जो कोल्ड चेन है वो बहुत कंसिस्टेंट इक्विपमेंट चाहिए, बहुत रिलायबल इक्विपमेंट चाहिए, बहुत कम नॉलेज है लोगों के पास, और जो लोग अभी कर भी रहे हैं, आपने देखा होगा स्मॉल स्केल के अंदर बड़े पोर्टेबल किस्म के रेफ्रिजरेटर, वो स्पेशल किस्म के आते हैं जिसमें ये ब्लड और दूसरी चीज़ें भी रख लेते हैं, ज़्यादा क्रिटिकल ऑर्गेनिजम्स भी रख लेते हैं लोग, और बहुत सी चीज़ें आजकल रख रहे हैं। जैसा ये IVF का प्रोसेस करने वाले लोग हैं, वो भी बहुत एक हाईटेक इक्विपमेंट इंपोर्ट हो रहा है। तो फिलहाल तो हमारे यहाँ इंपोर्ट ही हो रहा है। अदरवाइज़ ये है कि मैं समझता हूँ ये बड़ा डेलिकेट इक्विपमेंट है, और मेरा नहीं ख्याल को पाकिस्तान में वैक्सीनेशन या इस तरह की चीज़ों के लिए कोई इक्विपमेंट, बहरहाल अपॉर्चुनिटी इज़ ह्यूज, क्योंकि इसके अंदर भी वही फैक्टर है कि रिलायबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो वैक्सीनेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मतलब हो सकता है 1 अरब रुपए की वैक्सीनेशन आपने रखी हो 20 लाख के कोल्ड रूम में, कोई वो उसका कंपैरिजन ही नहीं है। तो ये है। हमने तो खुद में नहीं किया है डेयरी फार्म के करते हैं रमजान सही साहब का, जिन्होंने टाइम निकाला और हमने रिक्वेस्ट की उनसे और उन्होंने यस किया उसको, और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है जी, ताली होनी चाहिए था। माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं, नो डाउट के खुद अब रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। मैं अभी इनसे बात कर रहा था, मैंने कहा इंशाल्लाह 1-2 साल बाद आप माशाल्लाह बहुत ऊपर होंगे। तो हमारी दुआएं हैं, शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको हमेशा कामयाब दे, और बाकी आप तमाम सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हम रिक्वेस्ट करते हैं, इनविटेशन भिजवाते हैं, रिक्वेस्ट ज़्यादा होती है बीच में कि आप आएँ, इस प्रोग्राम को कामयाब करना है। अल्हम्दुलिल्लाह एक एफर्ट है सोसाइटी की, बेलॉज, क्योंकि चार्ज रमज़ान सही सब भी नहीं करते, जो भी प्रेजेंटर आते हैं कोई चार्ज नहीं करता, और बाकी जितना भी एक्सपेंस हो रहा था सोसाइटी बेयर कर रही होती है। तो ऐसे इवेंट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कामयाब हो रहे हैं, तो ये सोसाइटी को भी क्रेडिट जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फ़ायदा उठाते हैं। बहुत शुक्रिया तनसीर भाई। और जिस तरह अभी तनसीर भाई ने कहा है कि CPD पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि हमारी रजिस्ट्रेशन है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ, अभी जितने भी प्रोग्राम कर रहे हैं जो प्योरली इंजीनियर्स हैं उनके लिए तो बहुत सूदमंद है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो भी होते हैं CPD पॉइंट्स होते हैं, 0.5 होता है हमारा 2 घंटे वाले प्रोग्राम का, तो ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के लिए आपके लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अगेन सबका बहुत शुक्रिया, रमज़ान सही साहब आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आप जाइएगा ना, और आपके लिए चाय का एहतमाम है, थोड़ी सी इंटरटेन कर लीजिएगा और गपशप भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।